ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी के कैटलिस्ट का क्या रोल होता है उसको हम लोग समझते हैं, है ना। देखिए कैटलिस्ट जो होता है, कैटलिस्ट अगर किसी रिएक्शन में हम लोग कैटलिस्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं तो कैटलिस्ट जब तक कुछ नहीं बोला जाए तब तक हम लोग उसको पॉजिटिव ही मानते हैं। ठीक है, बी पॉजिटिव होकर, है ना, कैटलिस्ट को हम लोग क्या मानते हैं, पॉजिटिव। और अगर बेटा पॉजिटिव कैटलिस्ट जो होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है। ठीक है, कैटलिस्ट का काम क्या होता है, कैटलिस्ट डिक्रीजेस activation energy. Catalyst decreases activation energy of a reaction by decreasing the threshold energy. मतलब कैटलिस्ट क्या करता है, किसी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। कैसे कम कर देता है, वो थ्रेशोल्ड एनर्जी को भी डाउन कर देता है। एक अल्टरनेट पाथ वो क्रिएट करता है ना, वाया क्रिएटिंग एन अल्टरनेट पाथ। और उस अल्टरनेट पाथ के थ्रू वो जो थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर है उसी को पूरा नीचे तरफ शिफ्ट करा देता है। जैसे देखो कल हम लोगों ने एनर्जी प्रोफाइल कर्व पढ़े थे, जैसे कोई वन स्टेप रिएक्शन है तो ये मान लेते हैं कि भाई एवरेज एनर्जी रिएक्टेंट की है ना, और ये लेवल है बेटा प्रोडक्ट की एवरेज एनर्जी का। तो अगर जब हमने कैटलिस्ट नहीं इंट्रोड्यूस किया होगा तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा होगा, है ना। ये ग्राफ आपका जब हम लोगों ने कैटलिस्ट नहीं इंट्रोड्यूस किया होगा, इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट ऐसा बन रहा होगा। और इस ग्राफ में ये जो हाईएस्ट मैक्सिमा यहाँ मिल रहा है, यहीं पर आपके ट्रांजिशन स्टेट बनते हैं। ठीक है, और इस ट्रांजिशन स्टेट की जो एनर्जी होती है इसे ही हम लोग क्या मान देते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है ना, बोलो। अब कैटलिस्ट क्या करता है, अभी ये ग्राफ जो बनाया है ये मान के चल रहे हैं अभी कैटलिस्ट इंट्रोड्यूस नहीं किया है, इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट ऐसा ग्राफ है। ठीक है, लेकिन आपने क्या किया, आपने इस रिएक्शन में कोई कैटलिस्ट अगर ऐड कर दिया तो वो क्या करेगा, ये जो थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर है इसी को नीचे तरफ डाउनवर्ड शिफ्ट कर देगा। ठीक है, मतलब एक नया थ्रेशोल्ड एनर्जी मतलब एक्टिवेशन जहां पर वो ट्रांजिशन स्टेट बन रहे हैं उसकी एनर्जी ही लोअर डाउन कर देगा। अब ट्रांजिशन स्टेट जो बनेंगे वो पहले से कम एनर्जी के बनेंगे। ठीक है, वैसे समझिए कैटलिस्ट ने क्या किया, कैटलिस्ट ने ये जो एनर्जी है थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये कैटलिस्ट का हाथ है ना, उससे पकड़ के ये लेवल भी डाउन कर दिया। तो अब क्या हो गया, टारगेट कम हो गया, है ना। टारगेट कम होने मतलब अब जो पहले जब कैटलिस्ट नहीं मिलाया था उस समय मॉलिक्यूल के रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में अगर आपसे बोला जाए कि एक्टिवेशन एनर्जी कितनी होगी तो वो एक्टिवेशन एनर्जी ये होगी, है ना, इतनी। लेकिन अगर वो थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर को डाउन कर रहा है तो अब जो रिएक्टेंट को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो पहले से कम हो गई, है ना। एक्टिवेशन एनर्जी लोअर डाउन हो गई। इसका मतलब क्या हो रहा है कि पहले मान लेते हैं कोई सिंपल सा डेटा ले लेते हैं कि मान लो ये पहले 50 किलो जूल थी, है ना, अब 40 किलो जूल हो गई। ठीक है, तो पहले क्या था कि 50 किलो जूल से कम काइनेटिक एनर्जी वाले जो मॉलिक्यूल थे बेचारे वो आपस में टक्कर तो कर रहे थे, कोलिजन तो कर रहे थे, लेकिन वो इफेक्टिव कोलिजन नहीं दे पा रहे होंगे, है ना, क्योंकि आर्हीनियस के अकॉर्डिंग उनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, कम थी। ठीक है, लेकिन इसी डेटा को मान लेते हैं कि ये 50 लेकिन जैसे ये बैरियर नीचे आएगा तो अब क्या होगा, वो मॉलिक्यूल भी जिनकी एनर्जी 40 से ज्यादा और 50 से कम थी अब वो आपस में टकरा रहे होंगे और उनमें भी कुछ सारे के सारे उनमें से भी कुछ ऐसे होंगे जो इफेक्टिव कोलिजन दे पा रहे होंगे, है ना, जो प्रॉपर ओरिएंटेशन से टकरा रहे होंगे, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक हमारा एक नया पाथ ऐसा कुछ बन रहा है, मतलब हमारा पूरा एनर्जी प्रोफाइल ही बदल गया और अब हमें मतलब ऐसे मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन बढ़ जाएगा जो इस बैरियर को, इस नए वाले बैरियर को क्रॉस ओवर कर पा रहे हैं। सेम टेम्परेचर पे, टेम्परेचर नहीं छेड़ा हम लोगों ने, बिना टेम्परेचर छेड़े रेट को बढ़ा दिया हम लोगों ने। तो ये खेल करता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को ही कम कर देता है। बोलो भाई, है ना, ये है। इसको ऐसा समझिए जैसे मान लो कोई एग्जाम है ना, और जैसे जेईई मेंस का एग्जाम है, उसमें कट ऑफ उसमें
मान लो जेईई के एग्जाम में कट ऑफ उसने बताया कि भाई 40% कट ऑफ, तो 40% कट ऑफ के ऊपर मान लो 1.5 लाख बच्चे क्रॉस ओवर कर गए ना, सिलेक्ट हो गए। लेकिन कुछ एग्जाम में गड़बड़ी की वजह से मान लो कुछ क्वेश्चन गलत हो गए, कुछ ऐसा हुआ, उन लोगों ने क्या किया, कट ऑफ को लोअर डाउन कर दिया है ना, कुछ बवाल कट ऑफ कुछ हुआ, उन्होंने कहा कट ऑफ 35% है, तो हो क्या क्या 35 जो 40% से ऊपर थे वो तो अभी भी सिलेक्टेड थे, हाँ, लेकिन जो 35 से 40% वाले होंगे वो भी सिलेक्ट हो जाएंगे। तो पहले 1.5 लाख बच्चों की लिस्ट निकली थी, अब क्या होगा 1.5 लाख से ज्यादा बच्चों की लिस्ट निकल आएगी, हाँ बोलो भाई। तो वही सेम केस है कि कैटलिस्ट क्या कर रहा है कि जो टारगेट है उसी को कम कर दिया, कट ऑफ को ही कम कर दिया, तो इस बैरियर को क्रॉस कर ओवर करने वाले मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, ठीक है ना। और ओवरऑल अगर ज्यादा मॉलिक्यूल्स बैरियर को क्रॉस कर पा रहे होंगे सेम टेम्परेचर पे, तो रेट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। तो देखो अब इसको अच्छा इसमें छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी मिल सकते हैं कि बोल देंगे कि जब कैटलिस्ट नहीं मिलाया था तब एक्टिवेशन एनर्जी इतनी थी, तो फिर बोलेंगे जब कैटलिस्ट मिला दिया अब बताओ एक्टिवेशन एनर्जी कितनी। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, देखो आर्हेनियस इक्वेशन K बराबर A e की पावर माइनस EA बाई RT, ये फॉर्मूला था जब कैटलिस्ट हम लोग नहीं इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। लेकिन आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग कैटलिस्ट, आफ्टर एडिंग कैटलिस्ट हम लोगों ने ऐड कर दिया, तो हमारा रेट कांस्टेंट बढ़ जाएगा, के की जगह क्या आ जाएगा के डैश। और आप समझ पा रहे हैं रेट कांस्टेंट क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी घट रही है। इस फॉर्मूले में अगर एक्टिवेशन एनर्जी घटेगी तो रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, है ना, तो फॉर्मूले से आप समझ सकते हो। तो अब क्या है कि नई एक्टिवेशन एनर्जी पहले से कम हो गई, मान लिया उसे मैंने ये डैश मान लिया, तो हमारा रेट कांस्टेंट बढ़ जाएगा, है ना। अगर एक्टिवेशन एनर्जी बेटा कम हो रही है, ये डैश हमारा कम है ये से, तो उसका रिजल्ट आपको देखने मिलेगा कि के डैश बड़ा आएगा के से, ठीक है। और आपसे अगर वो क्वेश्चन में ऐसा बोल दे कि कैटलिस्ट मिलाने पे रेट डबल हो गया सीधा, है ना, तो आप समझ रहे हो कि आपको क्या दे दिया, वो के डैश अपॉन के की वैल्यू दे दी। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, इस तरह से अपनी इक्वेशन लिख लेंगे के डैश अपॉन के, और यहाँ ए तो कैंसिल ही हो जाएगा डिवाइड करने में, अगर 1 और 2 को डिवाइड कर दें तो ये हमारा बेसिक छोटा सा फॉर्मूला बन जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें ऐसा कुछ आपसे बोल सकता है कि कैटलिस्ट ऐड किया है और रेट आपका डबल हो गया या 1.5 टाइम्स हो गया, कुछ भी x टाइम्स हो गया, तो वो समझ जाइएगा कि वो k डैश और k का रेशियो आपको दे देगा, मान लो वो दिया कि x टाइम्स हो गया, तो ये वैल्यू x रख देंगे। अच्छा एक एक्टिवेशन एनर्जी आपको हमेशा दे देगा, या तो पहले वाली दे देगा या बाद वाली कोई एक तो दे देगा, और दूसरी एक्टिवेशन आपसे पूछे, तो इसमें इस तरह का न्यूमेरिकल आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये पहले इसको बना ग्राफ, और है ना, और ये बोर्ड एग्जाम में खूब पूछा जाता है कि कैटलिस्ट ऐड करने में क्या होता है, इसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो आजकल तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आईएससी बोर्ड में देने शुरू कर दिए इस बार से, पता है कुछ कैटलिस्ट को भी तो रिएक्शन देखो कम नहीं करता, हाँ वो उल्टा हो जाएगा नेगेटिव वैल्यूज, है ना। अभी देखो अभी हम लोग ने जो कैटलिस्ट बोला है, मैंने बोला था कि पॉजिटिव कैटलिस्ट है ना, जब कुछ ना बोला जाए तो पॉजिटिव मानते हैं, लेकिन दो तरह के होते हैं, अगर वो बोलते कि बताइए किसी रिएक्शन में नेगेटिव कैटलिस्ट ऐड करते हैं, तो वही वो ये काम उल्टा कर देता है, वो थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देगा, मतलब टारगेट और बढ़ा देगा, कि पहले जेईई मेंस में 40% कट ऑफ था, और फिर उन्होंने पेपर होने के बाद कुछ दिनों के बाद जब फाइनल रिजल्ट आया तो बोल दिया कि कट ऑफ 55 है, तो मान लो 1.5 लाख बच्चे सिलेक्ट होने थे, तो कितने सिलेक्ट हो पाए, 1.5 लाख से कम ही सिलेक्ट हो पाएंगे, तो वो उल्टा केस हो जाएगा। नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करेगा, एक्टिव एनर्जी को बढ़ा देगा, है ना। लिख लो यहाँ एक नोट यहाँ पे ऐड कर लेना कि ये जो हम लोग बात कर रहे हैं ये पॉजिटिव कैटलिस्ट के केस में कर रहे हैं, ठीक है। तो लिख लो इफ वी इंट्रोड्यूस ए नेगेटिव कैटलिस्ट, ठीक है, इफ वी इंट्रोड्यूस ए नेगेटिव कैटलिस्ट, ठीक है, it increases activation energy, it increases
एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो अगर बेटा निगेटिव कैटलिस्ट बोल दे तो आप बोल दिए कि वो एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ा रही है, जस्ट उल्टा है ना। नहीं, मॉडरेटर अलग चीज होती है। मॉडरेटर डायरेक्ट कभी रेट को नहीं अफेक्ट करता है, वो क्या करता है, वो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को प्रमोट करता है, वो कैटलिस्ट को रिएक्टिविटी को बढ़ाता है। तो उसकी अच्छा कैटलिस्ट की एक्टिविटी सर ये ग्राफ एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए ये ग्राफ, हाँ ये ग्राफ एंडो के लिए, क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी बेटा मैंने ज्यादा दिखाई है यहाँ पे और रिएक्टेंट की कम, तो इसका डेल्टा एच पॉजिटिव है ना। तो ग्राफ मतलब वो रिएक्शन तो एंडो एक्सो दोनों हो सकती है ना। इस समय ये एंडोथर्मिक है, ठीक है। बोलो भाई, ये समझ में आ गया। तो ये हो गया बेटा। अब इसमें एक जैसे ये न्यूमेरिकल देख लीजिए क्या कह रहा है। ऑन इंट्रोड्यूसिंग ए कैटलिस्ट एट 500 केल्विन, 500 केल्विन पे कैटलिस्ट को इंट्रोड्यूस किया है, रेट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इंक्रीजेस 1.71 टाइम्स, ठीक है। तो अगर हम लोग एक पॉजिटिव सॉरी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हम लोग कैटलिस्ट को ऐड करते हैं तो रेट इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ से समझ में आ रहा है रेट बढ़ रहा है तो कैटलिस्ट पॉजिटिव ही होगा, है ना। और कितने टाइम बढ़ रहा है, 1.73। तो इसको मैं ले लेता हूँ k डैश अपॉन k के बराबर, ये वैल्यू कितना ले लिया 1.718, है ना, ठीक है। फिर कह रहा था एक्टिवेशन एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इज 6.059। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो आपको दी है 6.059 किलो जूल पर मोल, है ना। और पूछा क्या है, द स्लोप ऑफ द प्लॉट ऑफ ln के अगेंस्ट 1/t इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो आपसे पूछ क्या रहा है, कौन सा है आप, आपसे कह रहा है कि ln k वर्सेस 1/t, ln k वर्सेस 1/t कर्व का स्लोप बता दीजिए, वो भी तब जब कैटलिस्ट नहीं ऐड है, हाँ। तो क्या होता है स्लोप, नहीं 2.3 यार नहीं लेंगे, देखो ध्यान से, उसने ln बोला है, ln के वर्सेस 1/t में ओनली क्या लेंगे माइनस ए बाई आर, है। अगर लॉग बेस 10 के अपॉन 1/t बोलता तब फिर 2.33 लेते। तो इनडायरेक्टली हमें निकालना है ये वैल्यू माइनस ए बाई आर, माइनस ए बाई आर, ये वैल्यू निकालनी है ना। अब वही बात है कि इसके लिए हमें ये निकालना पड़ेगा, ये आ जाएगा तो ये भी आ जाएगा, ठीक है। तो हम ln k वर्सेस ग्राफ जो होगा वो उसमें k इक्वल्स ln k इक्वल्स टू a into minus a by rt होगा। देखो ये कैसा है, ये फॉर्मूला, ये तो सिंपल वही आरइनएस इक्वेशन में ln ले लिए वो साइड, है ना। ये आरइनएस इक्वेशन है, ln लेने पे क्या होगा, ln के बराबर ln a माइनस ea बाई rt। अब अगर ग्राफ देखो ln के को आपने y एक्सिस के अलाउंग रख लिया है ना, और 1/t को x एक्सिस, तो ये आपका स्लोप बन जाएगा, ठीक है। और ये तो कांस्टेंट है, वो नेगेटिव स्लोप आएगा बस उसका माइनस ए बाई आर, है क्लियर। तो हम लोगों से अब सीधे देखो आप क्या करो, वही फॉर्मूला लगा दो ऊपर वाला, ये वाला फॉर्मूला, है ना। तो k डैश अपॉन k इक्वल टू e की पावर ea माइनस e डैश अपॉन rt, ठीक है। तो k डैश अपॉन k इक्वल टू e की पावर ea माइनस ea डैश डिवाइडेड बाय rt। तो k डैश अपॉन k तो आपको दिया हुआ है 1.718, है ना। और e की पावर ये वो अब्सेंस वाली है ना, वो निकालनी है, और प्रेजेंस वाली इसने दे रखी है, ठीक है ना। और ये हमें दिया है जिसमें किलो जूल में दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या करें, जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है।
और डिवाइडेड बाई आर और टेम्परेचर कुछ दिया होगा क्वेश्चन में, हाँ 500 डिग्री, टेम्परेचर गिवन है 500 केल्विन, ठीक है। अब इसमें हम लोग बोथ साइड ln ले लेंगे, तो ln 1.718 बराबर ये ln e तो 1 ही हो जाएगा, ये पूरा पावर जो है ना वो आ जाएगा नीचे उतर के, तो ये वैल्यू इतनी आ गई। और अभी r की वैल्यू नहीं रख रहे हैं क्योंकि वो EA/R सीधे निकाल लेंगे, ठीक है। अब ये देख लो, ये कुछ दिया हुआ उसने हिंट दी, ln 1.718 की वैल्यू दे रखी है ना 0.54, तो ये रख के हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 0.58 इससे अब तो निकाल ही लोगे ना, आपको EA ही निकालना है, EA/R निकालना है, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? ये आप निकाल लीजिए, EA/R निकाल लीजिए, है ना, बस माइनस बाद में। क्लियर हो गया सभी? हाँ, अगर वो प्रेजेंस वाला पूछता तो EA डैश अपॉन R वो होता, ठीक है, EA प्राइम अपॉन R फिर वो वाला, ठीक है ना? क्योंकि मैंने डेरिवेशन में मान लिया था कि प्रेजेंस वाला EA है ना, नहीं एब्सेंस वाला EA, प्रेजेंस वाला EA है, उस हिसाब से मैंने मान लिया, ठीक है। चलिए फिर आगे, चलो ये तो आप निकाल ही लोगे। अब इसमें आता है कि डिफरेंट टाइप का टॉपिक है, मतलब आर्हीनियस पूरी तरह से खत्म हो गया, अगर आर्हीनियस में ये छोटा सा सब टॉपिक था कैटलिस्ट वाला, तो वो भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसमें आते हैं हम लोग डिटरमाइन द ऑर्डर, डिटरमाइन द ऑर्डर एंड रेट लॉ ऑफ ए रिएक्शन हुज मैकेनिज्म इज गिवन, ठीक है। अगर किसी रिएक्शन की आपको मैकेनिज्म दे दी जाए, है ना, और वैसे भी स्लो रिएक्शन की मैकेनिज्म हम लोग एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको किसी रिएक्शन की मैकेनिज्म दे दिया जाए और पूछा जाए इसका ऑर्डर क्या है या रेट क्या है, तो ये हम लोग कैसे पता लगाएंगे, मैकेनिज्म को देखकर कैसे पता लगाते हैं किसी रिएक्शन का रेट या फिर ऑर्डर, ठीक है। तो उसके लिए एक छोटा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग। ये कॉन्सेप्ट ये कहता है किसी भी मल्टी स्टेप रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जो दो या दो से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट हो रही है, उसको मल्टी स्टेप रिएक्शन बोल सकते हो, उसका वो वाला स्टेप जो सबसे क्या होता है, स्लोवेस्ट होता है ना, सबसे धीमा होता है, वही ओवरऑल हमारा क्या कहलाता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या शॉर्टकट में RDS कहलाता है, ठीक है। तो ये यही इसका सबसे मेन की पॉइंट है, कांसेप्ट है, स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ ए मैकेनिज्म इज ऑलवेज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, किसी मैकेनिज्म का वो स्टेप जो सबसे धीमे होता है, सबसे स्लोवेस्ट होता है, वही ओवरऑल पूरे रेट को डिटरमाइन करता है, ठीक है। तो ये बात हो गई, EA/R बना रहा था, EA/R बन आ रहा है इसमें, हाँ हो सकता है क्योंकि ये क्वेश्चन उसमें है इंटीजर टाइप वाले क्वेश्चन जो पढ़ा हुआ है, तो आंसर वो लंबा नहीं आएगा, एग्जैक्ट देखना आपकी स्लीप में ही क्वेश्चन है इसको, ठीक, आंसर आप लोग से देख सकते हैं स्लीप में। तो इसमें वो कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि स्लोवेस्ट स्टेप जो होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखा करेंगे, रिएक्शन का सबसे स्लोवेस्ट स्टेप देख लिया करेंगे, कौन सा स्टेप सबसे स्लोवेस्ट है, और उसी के लिए अप्लाई कर देंगे लॉ ऑफ मास एक्शन फॉर द स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ मैग्नीज, ठीक है। जो भी आपको बेटा मैग्नीज लिख के दी जाएगी, हम लोग क्या करेंगे इसमें सबसे स्लोवेस्ट स्टेप सर्च करेंगे कि इसमें कौन सा स्टेप सबसे स्लोवेस्ट है, और जो स्टेप स्लोवेस्ट होगा ना बेटा उसी के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये बस इतना सा थ्योरी है, तो इतना सा कॉन्सेप्ट है ना। पहले सुनो के लिए कि क्वेश्चन मेन क्वेश्चन ही पूछे आते हैं, ठीक है। तो आपको मैग्नेट लिख के दी जाएगी,
हम लोग देखेंगे कि जो भी मैकेनिज्म दी हुई है उसमें सबसे स्लोएस्ट स्टेप कौन सा है, और जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा वही आपका क्या हो जाएगा, रेट करना यूज करेगा। ठीक है, क्लियर? देखो एक क्वेश्चन करेंगे तो और बेटर क्लियर हो जाएगा क्या मतलब इनसे बात होगा। तो एक ये रिएक्शन आपको दी हुई है, कंसीडर ए डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन एज फॉलोज। आपको एक रिएक्शन है, सिंपल सी रिएक्शन है, ओजोन का बेटा डिकम्पोजिशन हो रहा है। ओजोन किस में डिकम्पोज होके जा रहा है, ऑक्सीजन में, O2 में, है। और ये रिएक्शन दो स्टेप में कंप्लीट हो रही है। इस रिएक्शन की मैकेनिज्म दो स्टेप में कंप्लीट हो रही है। पहला स्टेप मैकेनिज्म स्टेप 1 है, दूसरा 2 है। ये आपको उसकी मैकेनिज्म दी हुई है। पहले स्टेप में ओजोन जो है वो O2 और एक O सितारा टाइप के इंटरमीडिएट में जा रहा है। ठीक है, ये इंटरमीडिएट है और ये स्टेप फास्ट है। ठीक है, फास्ट भी और रिवर्सिबल भी है। वैसे भी रिवर्सिबल स्टेप रिलेटिवली फास्ट ही होते हैं। रिवर्सिबल स्टेप जो होते हैं वो फास्ट ही होते हैं, मतलब वो कभी स्लो नहीं होते। और सेकेंड स्टेप में जो ओजोन का दूसरा मॉलिक्यूल है वो ओ सितारा के साथ रिएक्ट कर रहा है, जो इंटरमीडिएट स्पीशीज है, और वो क्या बना रहा है, 2 मोल। ठीक है, और ये वाला स्टेप स्लो होगा। जो स्टेप स्लो होगा उसके सामने स्लो लिख के दिया जाएगा, मतलब आपको कोई ऐसा नहीं कोई और तरीका लगाना है, सीधे सीधे आपको दिखेगा नहीं कौन सा स्टेप स्लो। और पूछा क्या है, हाँ नीचे 2 बातें पूछी है। फाइंड फर्स्ट पार्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्या है बताइए इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, और आपसे साथ ही साथ रेट ला भी पूछना है। ठीक है, तो दोनों बातें हम लोग को बतानी है, ऑर्डर भी बताना है इस रिएक्शन का और रेट भी बताना है। ठीक है, अब इस तरह का क्वेश्चन करने का बिल्कुल प्रॉपर बेसिक एक सेट मेथड है। हाँ बताओ सर, जो आपने कहा कि रिवर्सिबल रिएक्शन हमेशा ज्यादातर जो है फास्ट होती है या हमेशा फास्ट होती ये वैसे तो मैकेनिज्म, अगर कोई मैकेनिज्म दी हुई है ना, और मैकेनिज्म में कोई स्टेप रिवर्सिबल है तो वो हमेशा फास्ट ही होगा। सर, जैसे अगर आयनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड देखें, हाँ। और सर कोई आयनिक रिएक्शन देखें, सर जैसे डबल डिस्प्लेसमेंट, हाँ आयनाइजेशन रिवर्सिबल होती है बहुत धीमे होती है, बिल्कुल सही कहा। आयनाइजेशन स्टेप, आयनाइजेशन रिएक्शन जो होती है जिसमें एक आयनिक कंपाउंड अपने आयनों में टूट रहा होता है। ठीक है, तो अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो काफी फास्ट होती है, लेकिन अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उसमें एक रिवर्सिबल इक्वेशन बन जाती है, वो थोड़ा स्लो रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे हम लोग आयनाइजेशन रिएक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। ये जैसे रिवर्सिबल रिएक्शन है तो यहाँ पे ओजोन कोई आयन नहीं बना रहा है। ठीक है, जो हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ते थे, आप उसको वहां पे जाके कनेक्ट कर रहे होंगे मेरे ख्याल से। जैसे एसिटिक एसिड आयनाइज हो गया, एसीटेट आयन प्लस आयन, कोई वीक एसिड वीक बेस है ना, या वीक सॉल्ट, तो वो स्लो होता है। ठीक है, वो रिएक्शन स्लो होती है और वो वन स्टेप मैकेनिज्म होती है ना। अब कोई रिएक्शन एक ही स्टेप में हो रही है तो वहां स्लो फास्ट का मतलब खत्म हो जाता है। लेकिन अगर कोई रिएक्शन 2 स्टेप या 3 स्टेप में हो रही है तो फिर वहां पे उसके स्टेप में हम लोग बात करते हैं कि इसका कौन सा स्टेप स्लो है, कौन सा स्टेप फास्ट है। ठीक है, तो फास्ट स्टेप होने के बाद ये स्लो होगा, तो स्टेप 1 पे डिपेंड करता है सर, इसीलिए नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पहला स्टेप हमेशा फास्ट ही होगा, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं। ठीक है, बस ये ध्यान रखना कि मैकेनिज्म अगर दी हुई है और रिवर्सिबल स्टेप है, मैकेनिज्म में कोई रिवर्सिबल स्टेप में हो रही रिएक्शन तो वो रिलेटिवली फास्ट होगी, ये याद रखो। ठीक है ना, तो इसमें आपको ये दिया हुआ है, अब कैसे करेंगे इसको। तो इस तरह के क्वेश्चन करने का एक सेट मेथड होता है, एक पर्टिकुलर मेथड होता है, वही इसी से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तो वो मेथड आपको समझना है। हम लोग क्या करेंगे, जो भी स्टेप दिए हुए उसमें सबसे पहले देखेंगे कि स्लोवेस्ट स्टेप कौन सा है। तो साफ साफ पता चल रहा है कि सेकंड स्टेप ही हमारा क्या है, स्लोवेस्ट है। और जो स्टेप स्लोवेस्ट है उसी के लिए हम लोग क्या अप्लाई कर रहे हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, तो वही मैंने लिखा हुआ है, अप्लाई लॉ ऑफ मास एक्शन फॉर सेकंड स्टेप, है ना। सेकंड स्टेप आपका स्लो है, इसलिए बेटा मैंने सेकंड स्टेप के लिए लगा दिया लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, अब बताना है आप लोगों को कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है। लॉ ऑफ मास एक्शन बोलता है किसी स्लो स्टेप का जो रेट होता है
वो उस स्टेप में जो रिएक्टेंट स्पेसीज होते हैं उनके एक्टिव मासेस या उनके मोलर कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, है ना। ये स्टेप स्लो है और इसमें बेटा रिएक्टेंट ओजोन है और वो सितारा है, तो इस रिएक्शन का जो रेट होगा वो एक तो ओजोन के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा और प्लस ये जो मल्टीप्लाई ओ सितारा मतलब वो इंटरमीडिएट है, इसलिए वो सितारा लगा दिया गया, ठीक है, इससे डिपेंड करेगा। बोलो भाई, है ना। अब ये जो अच्छा एक बात और ध्यान ना, अगर किसी मैग्नीज का जो स्टेप स्लो होता है उसे वो स्टेप एलिमेंट्री मान के हम लोग रेट में लिख रहे हैं यहाँ पे, मतलब समझ लो कि ये स्टेप जो स्लो है वो एलिमेंट्री है, तभी मैंने जो ओजोन की पावर में 1 लिखा हुआ है, वो 1 दिख नहीं रहा है ना, लेकिन और यहाँ भी 1 लिखा हुआ है। अगर मान लो कि यहाँ 2 लिखा होता तो मुझे वो ओजोन की पावर में लिखना होता, मतलब स्लो स्टेप को एलिमेंट्री मानते हुए फिर रेट लगाते हैं, ठीक है। वो चांस की बात है, यहाँ 1 1 है तो वो समझ में नहीं आ रहा है आपको, लेकिन अगर 1 1 के कोई दूसरा नंबर होता तो पावर में हमें लिखना पड़ता, ठीक है ना। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हम लोग हटा देंगे नेक्स्ट लाइन में, तो यहाँ पे एक रेट कांस्टेंट आ जाएगा, है ना, इसको के बोल दिया। ऐसा करो ना, देखो इस स्टेप का ही रेट कांस्टेंट लिखो आप, अगर उस स्टेप का रेट कांस्टेंट उसने कुछ स्पेसिफिक दे रखा है तो फिर वही लिखो, दे रखा है ना तो के3 ही लिखो हम, इनटू अब कुछ नहीं दिया था तो के मान लेते, लेकिन यहाँ के3 दिया हुआ है इसलिए के3 लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब देखो आपको लगेगा सर ये तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इस रेट लॉ में ओजोन की पावर 1 इसकी पावर 1 तो 1 + 1 ऑर्डर आपका 2 हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा 1 सेकंड संभल के काम करना है, जब आप रेट लॉ लिख के ऑर्डर बताने जा रहे हो तो एक बार ये देख लेना कि कहीं आपके रेट लॉ में कोई इंटरमीडिएट स्पेसिस तो नहीं बैठा हुआ है, क्योंकि रेट लॉ ओवरऑल रेट लॉ वही माना जाता है जो इंटरमीडिएट के कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट हो, क्योंकि इंटरमीडिएट के कंसंट्रेशन पे कभी रिएक्शन का रेट डिपेंड ही नहीं करता है। क्यों कह रहे हैं ऐसा, देखो क्योंकि इंटरमीडिएट के लिए बोला था वो जिस रेट से फॉर्म हो रहे होते हैं उसी रेट से अगले स्टेप में कंज्यूम हो जाएंगे, मतलब वो सितारा जिस रेट से पहले स्टेप में बन रहा होगा उसका जो रेट ऑफ फॉर्मेशन होगा वही उसका रेट ऑफ क्या होगा, कंजम्पशन होगा सेकेंड स्टेप में, है ना। तो इस वजह से इंटरमीडिएट का कंसंट्रेशन कभी ओवरऑल रेट को इफेक्ट ही नहीं करता है, और यहाँ पे अभी रेट हमने जो लिखा हुआ है वो इंटरमीडिएट के रिस्पेक्ट में लिख दिया है, तो अभी ये करेक्ट रेट ना नहीं है, ये धोखा है हमें पिक्चर से इसको हटाना पड़ेगा अगर करेक्ट रेट ना लिखना है ना, तो ये चीज बिल्कुल आप अच्छे से समझ लीजिए कि अभी हाँ वो ओवरऑल जिस रेट से बन रहा है ओवरऑल उसी रेट से डिकम्पोज हो रहा है, वो थोड़ा तो अपनी रिएक्शन में बैकवर्ड जा रहा होगा, वो बचा कुछ अगले स्टेप में जा रहा है ना, लेकिन जो उसके बनने का रेट है और जो उसके फर्दर रिएक्ट करने का रेट है वो बराबर रहता है इंटरमीडिएट के लिए, ठीक है, उसका रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बराबर है। हाँ अब इसका मतलब हमें इसके रिस्पेक्ट में रेट प्लान नहीं लिखना है, इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से, तो इसको कैसे हटाएं, तो इसके लिए आप मदद लीजिएगा रिवर्सिबल स्टेप का। अच्छा ऐसे केस में जानबूझ के आपको एक स्टेप रिवर्सिबल जरूर देगा, या ऐसे ही कोई रिएक्शन आपको देगा जिसमें कोई स्टेप कैसा हो रिवर्सिबल, तो आप क्या करना है इस रिवर्सिबल स्टेप की हेल्प ले लें, इसका पहला स्टेप रिवर्सिबल है और हम लोग सभी जानते हैं कि रिवर्सिबल स्टेप अगर है तो इक्विलिब्रियम पे इसका क्या डिफाइन होगा, केसी डिफाइन होना होगा, है ना, तो आप इसका केसी लिख डालो बेटा, केसी क्या होगा, केसी होगा रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो कि k1 दिया हुआ है डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो केसी लिखना बेटा सभी लोग जानते हो अच्छे, है ना। पहले किसके कंसर्न न्यूमरेटर में किसके एक्टिव मासेस लिखने होते हैं हम लोगों को, प्रोडक्ट के, है ना, तो O2 into O सितारा और डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट ओजोन के, तो यहाँ से O सितारा का कंसंट्रेशन हम लोग निकाल लेंगे, O सितारा जो है वही इंटरमीडिएट है और उसी को हम लोग को रिप्लेस करना है, ठीक है।
तो ये मैंने ओ सितारा का कंसंट्रेशन लिख लिया, ठीक है। उसके लिए मैंने उसके रिवर्सिबल स्टेप की हेल्प ली और रिवर्सिबल स्टेप के केसी की मदद से लिख लिया, ठीक है। अब ये जो ओ सितारा का वैल्यू है, ये अब हम लोग किस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। उसी को हम लोग को हटाना है, तो जैसे ही आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये वैल्यू देखो ये कुछ आ रही होगी, है ना। देखो केसी का तो बेसिक फॉर्मूला ये होता है, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन टू बैकवर्ड रिएक्शन इज डिफाइंड एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, है। केसी जो होता है ना वो एक्चुअली फॉरवर्ड केएफ अपॉन केबी के रेशियो को, ठीक है। तो यहाँ केएफ आपका केवन भी है, के2 केबी के2 भी है। अब ये वैल्यू जब आप रखोगे तो हमारा इक्वेशन देखो क्या हो जाएगा, रेट बराबर R is equal to K1 K2 upon K1 K3, K1 K3 upon K2, और ओजोन एक पहले से था, एक और आ गया तो ओजोन स्क्वायर हो जाएगा, और O2 की पावर -1, O2 डिनोमिनेटर में और उसको मैंने न्यूमरेटर में ले लिया, तो ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। और उसी को आप ऐसे लिख दो, एक ही बात है, तो इसका रेट आपका आ गया K3 और K1 अपॉन K2 जो Kc भी ले सकते हो, इनटू ओजोन की पावर 2 और O2 की पावर -1, ठीक है। और अब यहां से आप देख लो इसका ऑर्डर, ठीक है। तो ओजोन की पावर क्या है, 2 है, ठीक है, और O2 की पावर -1 है, दोनों का सम कर दीजिए तो ओवरऑल ऑर्डर क्या आ गया, 1। ये आपका फाइनल आंसर है। हाँ बोलो सर, सिंपली ऊपर वो स्टार को हटा देते क्योंकि उस पे तो डिपेंड ही नहीं करता है। नहीं, तो उसको किसी चीज को हटाना मतलब रिप्लेस करना होता है, उसका कंसंट्रेशन ठीक है, ओवरऑल रेट को नहीं इफेक्ट करता। लेकिन नहीं ना, तो ऐसे मतलब आप सोचो इसको ऐसा, ये देखो हटाना है, ये मैंने हटा दिया तो ये काम नहीं करना भैया, उसके कंसंट्रेशन को रिप्लेस करना है कि उसका कंसंट्रेशन ना आए बिना इरेज किए हुए, ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना। अच्छा, ये कैसे आप जानोगे कि कौन सा इंटरमीडिएट है, ये भी एक खास बात आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ तो ओ के ऊपर सितारा लगा दिया तो उस पर थोड़ा डाउट वैसे क्रिएट हो गया है ना, लेकिन कई बार वो ऐसे सितारा नहीं लगाएगा, तो आप क्या करना, देखो आपको वो ओवरऑल रिएक्शन जरूर लिख के देगा, ओवरऑल रिएक्शन, और आप देखना ओवरऑल रिएक्शन को देखना और उसकी मैग्नीट्यूड के जितने स्टेप उनको देखना, और देखना कि कोई ऐसा स्पेसीज जो ओवरऑल रिएक्शन में गायब हो, ना आ रहा हो और मैकेनिज्म में प्रेजेंट हो, ठीक है, तो वो इंटरमीडिएट हो जाएगा। जैसे ओवरऑल रिएक्शन में ओजोन है और O2 है, इसके अलावा कोई भी स्पेसीज अगर मैकेनिज्म में छुपी हुई है ना, और ओवरऑल रिएक्शन में नहीं है तो वो इंटरमीडिएट। जैसे ओजोन है, O2 है, O सितारा, इंटरमीडिएट, तो इसमें केवल एक ही इंटर, कई बार हो सकता है तो दो इंटरमीडिएट भी दिख सकते हैं, ठीक है, तो दोनों को हटाना पड़ेगा। तो ऑर्डर बता दिया। अच्छा, दूसरे पार्ट में रेट ला, अच्छा रेट ला तो हम लोग निकाल के ले आए, रेट ना ये R बराबर K3 KC तो 3 की स्क्वायर O2 -1, तो दोनों बातें आपने बता दी, ठीक है। फिर इसमें लॉ ऑफ मास एक्शन फर्स्ट स्टेप में भी होगा सर? लॉ ऑफ मास एक्शन नहीं बेटा, फर्स्ट स्टेप फास्ट है इसका, फर्स्ट स्टेप फास्ट है, और रिएक्शन का ओवरऑल आरडीएस में लगाते हैं। हाँ, वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पे डिपेंड करता है, तो पहला स्टेप आरडीएस नहीं है, इसलिए लॉ ऑफ मास एक्शन पहले स्टेप के लिए तो बिल्कुल मत लगाइए, गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका मेथड में यही तो खास बात है कि स्लोवेस्ट स्टेप रेट डिटरमाइनिंग होता है, इसलिए हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करते हैं स्लोवेस्ट स्टेप के लिए, ना, ठीक है, फास्ट स्टेप के लिए मत लगाइए। जैसे ये वाला आप लोग को करना है, एक क्वेश्चन ये आप लोग खुद से अटेम्प्ट करिए,
एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है x2 + y2 से 2xy, ये आपको रिएक्शन दी हुई है। फॉलोज द मैकेनिज्म गिवन बिलो, इसकी मैकेनिज्म 3 स्टेप में हो रही है। पहला स्टेप फास्ट है, दूसरा स्लो है, तीसरा फिर फास्ट है, और आपसे ऑर्डर पूछ रहा है, बस ऑर्डर ऑफ ओवरऑल, है ना। एक बार खुद से अटेंड कर लीजिए, है ना। देखिए क्या आंसर आ रहा है। जो स्लो स्टेप है उसी के लगाइए लॉ ऑफ मास, ठीक है। पहले फास्ट स्टेप को देखना ही नहीं है आपको। हाँ देखिए, इसमें पहले आप देखिए कि स्लो स्टेप जो है वही आपका आरडीएस है, ठीक है। तो स्लो स्टेप के लिए ही लगा दीजिए लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। आपने भी यही किया होगा, अप्लाई लॉ ऑफ मास एक्शन फॉर स्लो स्टेप, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है ना, सब्जेक्टिव पेपर में भी, तो ऐसे यही प्रोसीजर लिखिएगा ना, उसमें कोई भी, है ना। तो इसमें स्लो स्टेप के लिए रेट लिखेंगे तो रेट प्रोपोर्शनल टू, एक तो x के कंसंट्रेशन डिपेंड कर जाएगा, एक y2 के कंसंट्रेशन, है ना। और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो रेट कांस्टेंट k आ जाएगा। उसने यहाँ कोई लिखा नहीं रेट कांस्टेंट, तो अपने मन से ले लो k, ठीक है। ऐसा फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो x × y2। अब इस रेट लॉ को जरा गौर से देखो तो y2 तो हमारी मेन रिएक्शन का पार्ट है, लेकिन अकेला x हमारी मेन रिएक्शन का पार्ट ही नहीं है ना। मेन रिएक्शन ये सबसे ऊपर दी हुई, देखो इसमें कहीं अकेला x दिख ही नहीं रहा है, इसका मतलब अकेला x क्या है, इंटरमीडिएट, है ना। बोलो भाई, पहचान गया थे कि नहीं। अकेला x यहाँ पे क्या है, इंटरमीडिएट है। तो हमें इसको रिप्लेस करना होगा, इसके कंसंट्रेशन को बेटा रिप्लेस करना होगा। उसके लिए आपको मदद लेनी होगी रिवर्सिबल स्टेप की। एक स्टेप आपको रिवर्सिबल जरूर देगा वो, है ना। तो इसमें पहला स्टेप रिवर्सिबल है, इसका केसी आप लिख डालो। केसी हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ x मल्टीप्लाई बाई x डिवाइडेड बाई x2, ठीक है। केसी आपने लिख लिया, यहां से आपका आ गया x² बराबर केसी इंटू x2। तो यहां से x का कंसंट्रेशन आपका आएगा केसी की पावर हाफ और x2 की पावर भी हाफ, है ना। बस ये वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट कर दी होगी इक्वेशन नंबर 1 में, तो आपको मिल गया होगा ओवरऑल रेट फॉर्मूला। तो k इंटू के सी की पावर हाफ और x2 की पावर 1/2, y2 की पावर तो 1 है, तो ये आपका रेट लॉ बन गया, ठीक है। अभी भी देख लीजिए कोई इंटरमीडिएट नहीं छुपा हुआ है इसमें। तो इसमें x2 और y2 दोनों देखिए ओवरऑल जो रिएक्शन उसमें दोनों प्रेजेंट है ना। x2 y2 दोनों तो रिएक्टेंट ही है, अगर ध्यान से तो अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो ऑर्डर क्या आ गया इसका, ऑर्डर हो जाएगा हाफ प्लस 1 ओवरऑल कितना 3/2, ठीक है। ओवरऑल ऑर्डर आपका 3/2। और ये तो हम लोग सबसे पहली क्लास में पढ़ दिया है, मतलब उसमें ये पढ़ा था कि किसी कॉम्प्लेक्स, ये मतलब सभी के लिए नहीं होता बेटा, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए तो कभी नहीं होगा, लेकिन अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो उसका रेट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड कर सकता है ना। जैसे ऊपर वाली रिएक्शन में था, उसमें O2 पे डिपेंड करने लगा, तो ऐसा हो सकता है, इट मे बी बट नॉट ऑलवेज, ऐसा नहीं कह सकते कि हमेशा ही होगा, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन ये वाला भी है, इसको फटाफट कर सकते हो। NO + Br2 से NOBr बनता है ना। पहला स्टेप आपका फास्ट है, रिवर्सिबल भी है, दूसरा स्लो है, और सजेस्ट रेट एक्सप्रेशन, रेट एक्सप्रेशन लिखने को बोल रहा है, ठीक है। इसका जो स्लोवेस्ट स्टेप है उसी के लिए हम लोग अप्लाई कर देंगे लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। देखते रहिए साथ साथ। तो R प्रोपोर्शनल हो जाएगा
NOBr2 मल्टीप्लाई बाई NO, और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा, रेट कांस्टेंट। ठीक है, ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें इंटरमीडिएट बताओ मुझे कौन है? NOBr2, यही है मुन्ना भाई, इसको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। अब ये कहाँ छुपा बैठा है? ये पहली रिएक्शन में छुपा बैठा है ना। अब ये रिवर्सिबल है, इसका केसी लिख डालो। तो एक ही ढर्रे पे बेस्ड होते हैं क्वेश्चन, इसके सिमिलर टाइप के क्वेश्चन में रिएक्शन आपको अलग अलग मिलेगी बस, है ना। ये लिख दिया केसी, इससे आप NOBr2 का कंसंट्रेशन लिख लीजिए। ये आपका आ गया Kc मल्टीप्लाई बाई कंसंट्रेशन ऑफ NO मल्टीप्लाई बाई Br2, और ये वैल्यू अब हम लोग इस रिप्लेस कर देंगे, मतलब सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1। तो आपको क्या मिल जाएगा? R इक्वल टू K इंटू Kc NO होल स्क्वायर इंटू Br2। हाँ, वो तो इक्विलिब्रियम पे ही निकाला ही है, केसी डिफाइन इक्विलिब्रियम पे। सर जैसे जो पिछला वाला क्वेश्चन था उसमें स्टेप 3 की मदद से हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हाँ, उसमें वो अननेसेसरी दिया हुआ था, इसकी हेल्प नहीं ले पा रहे थे। तो ऐसा हो सकता है तो हमारे काम ही करना। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाना चाहिए, है ना। अगर ऑर्डर पूछता तो कितना बोल देते इसमें? 3, है ना। इसका रेट ला के हिसाब से ऑर्डर आता 3, 2 + 1। हाँ, क्या करो चाहते हो बताओ? जैसे केसी और के को एक कांस्टेंट के ही मान, हाँ मान सकते हैं, ये काम कर सकते हैं, मतलब ये कर देना चाहिए, सही गलत है, क्योंकि दो कांस्टेंट का प्रोडक्ट एक नया कांस्टेंट होगा, तो आप दोनों का नेम ना लिख के नया के डैश करके उसको ऐसे लिख, ठीक है। उसमें ऐसे करने में कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही। तो समझ में आ गया? तो इस तरह क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो आप कर लीजिएगा, बेसिक क्वेश्चन होते हैं। मैथमेटिक्स से आप लोग ऑर्डर बता सकते हैं, रेट ला बता सकते हैं, ठीक है, अगर मैथमेटिक्स दे दिया है तो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसमें नेक्स्ट जो कैटेगरी है ये हम लोग पढ़ने आ रहे हैं पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। ये कुछ डिफरेंट टाइप की फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, ठीक है। इनको बोलते हैं कि कॉम्प्लिकेशन इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, है ना, जिसमें सबसे फेमस है आपकी ये पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? इसमें रिएक्टेंट जैसे ए है, कैपिटल ए, ठीक है, और पैरेलल वाइज दो इससे प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक बॉम्बे बी बन रहा है, एक चेन्नई सी बन रहा है। तो ए से बी सी दोनों बन रहे हैं, और बेटा ए से बी बनने का रेट कांस्टेंट कुछ दिया है K1, है ना, मतलब ए से बी बनने का रेट कांस्टेंट K1 है, और बेटा ए से सी बनने का रेट कांस्टेंट K2 है, ठीक है, ऐसा दिया हुआ। तो देखो ये रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन से कैसे डिफर कर रही है? आपको लग रहा है सर ऐसी रिएक्शन तो हम लोग वैसे ही बहुत पढ़ चुके हैं, एक रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट मान लो बन रहे हैं, ठीक है, ऐसे इसमें भी हो रहा है, एक रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, इसमें भी हो रहा है। हाँ, तो अभी तक हम लोग बात कर रहे थे कि एक रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, लेकिन ए से बी बनने का भी रेट कांस्टेंट K था, और ए से सी बनने का भी रेट कांस्टेंट C था, K था, है ना। मतलब एक रिएक्टेंट से जितने प्रोडक्ट बन रहे हैं सबका रेट कांस्टेंट सेम मान के चल रहे थे, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसी रिएक्शंस भी देखने को मिलती हैं केमिस्ट्री में, जिसमें रिएक्टेंट से डिफरेंट प्रोडक्ट बनने का रेट कांस्टेंट अलग अलग होता है। अच्छा, इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल आपको मैं देता हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसी रिएक्शन ज्यादा देखने को मिलती है। जैसे हम लोग अभी एरोमेटिक कंपाउंड्स में पढ़ेंगे, जैसे टॉल्यूइन है, ठीक है, और इसका आपने करा दिया नाइट्रेशन करा दिया, नाइट्रेशन नाइट्रेटिंग एजेंट की प्रेजेंस में कराते हैं, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। तो इससे इलेक्ट्रोफाइल उत्पन्न होगा NO2+, जब ये डालेंगे ना इसमें HNO3, इससे इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, और टॉल्यूइन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, तो NO2+ एक बार इसके ऑर्थो पे आके चिपकेगा, एक बार पैरा पे,
ठीक है, मतलब दो प्रोडक्ट मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनते हैं, एक बनेगा आर्थो नाइट्रोटोलुइन, एक बनेगा पैरा नाइट्रोटोलुइन। लेकिन जब इनकी यील्ड देखी जाती है तो एक की यील्ड ज्यादा आती है, एक की कम आती है। इसमें तो बोल देंगे पैरा वाले की यील्ड ज्यादा आएगी, लगभग 80% के आसपास पैरा वाले की यील्ड आती है और 20% के आसपास आर्थो वाली की, मेजर पैरा वाला होता है। तो ये कैसे हो रहा है, 50-50% बनना चाहिए, ठीक है। तो जो मेजर है, आप समझ रहे हो कि पैरा वाले का जो रेट कांस्टेंट है K2 और आर्थो वाले का K1, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि पैरा वाला मेजर है तो इसका मतलब K2 की वैल्यू K1 से कई गुना ज्यादा होगी। हाँ समझा भाई, तभी तो सेम टाइम में इसके मॉलिक्यूल ज्यादा बन रहे हैं, 80% बन रहा है, वो 20% बन पा रहा है। सेम टाइम में एक प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है, एक प्रोडक्ट कम बन रहा है। तो ऐसा तभी है कि जब ये दोनों के बनने का रेट कांस्टेंट यहाँ अलग अलग है ना? ये एक एग्जांपल है आपका पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिक में हम लोग को देखने को मिलती है रिएक्शन, तो उन्हीं से रिलेट करके हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर कभी आपको कभी ऐसी कोई भी पैरेलल रिएक्शन दे दिया जाए, ठीक है, पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो ज्यादातर बेटा इसमें यील्ड ही आपसे पूछा भी आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। आपसे पूछेगा तो बी बनने का यील्ड क्या है या सी बनने का यील्ड क्या है, तो उसका मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बताता हूँ। देखिए, अगर आपसे बी बनने का यील्ड पूछा जाए तो देखिए, बी बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल रेट कांस्टेंट कौन सा है, K1। आप उसको ले लो न्यूमरेटर में, K1 को लिख लो न्यूमरेटर और डिवाइड कर दो ओवरऑल रेट कांस्टेंट से। ओवरऑल कांस्टेंट जितने भी डिफरेंट प्रोडक्ट है सभी के रेट कांस्टेंट के सम के बराबर होता है। तो वो डिवाइड कर देंगे कि इससे K1 प्लस K2, इसी को ओवरऑल रेट कांस्टेंट भी बोलते हैं, वो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 क्योंकि परसेंट में निकालते हैं, तो सीधे आपको बी की यील्ड मिल जाएगी है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो ऐसे क्वेश्चन आप तुरंत कर लेंगे, डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। परसेंटेज यील्ड ऑफ बी हो जाएगी K1 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2 मल्टीप्लाई बाय 100। ऐसे ही सी की बता सकते हो क्या होगी, बहुत बढ़िया। सी के लिए रिस्पांस रेट कांस्टेंट K2 है, अब इसको रख देंगे न्यूमरेटर में और डिवाइडेड बाय ओवरऑल रेट कांस्टेंट K1 प्लस K2 को मल्टीप्लाई बाय 100। इससे हमारा परसेंटेज यील्ड ऑफ सी आ रहा है, ठीक है। तो ये मतलब फॉर्मूले हम लोग डायरेक्ट लगा के क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पैरा और तो ग्रुप स्टेबलाइज कर रहे हैं किसको, हाँ वो तो है ही, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल जोड़ रहे हैं तो स्टेबलाइज हो, ठीक है। तो बोलो भाई की बात समझ में आई। अब देखो, इसी को जनरलाइज करके भी लिखा जा सकता है। देखो, एक मैंने जनरल फॉर्म ले लिया कि अगर पैरेलल ऑर्डर रिएक्शन है, ए आपका रिएक्टेंट है और इससे बी बन रहा है, लेकिन उसके कुछ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट n1 दिए हुए हैं, क्योंकि देखो ऐसा कोई जरूरी थोड़ी ना कि हमेशा एक मोल ए से एक ही मोल बी बनेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। या एक मोल ए से कुछ हो सकता है कि इधर 2 मोल बन रहे, इधर 3 मोल बन रहे, ठीक है। तो इसका रेट लॉ नहीं पता, लिख सकते हैं उसमें इसके इसके डिसअपियरेंस का रेट इन दोनों के अपीयरेंस के रेट के सम के बराबर, तो ऐसे लिखेंगे माइनस dA/dt बराबर प्लस dB/dt प्लस dC/dt, मतलब जिस रेट से ए डिसअपियर हो रहा होगा है ना, वो बराबर होगा जितने भी प्रोडक्ट बन रहे हैं उनके रेट ऑफ फॉर्मेशन के, रेट ऑफ अपीयरेंस, ठीक है, लिख सकते हैं। ये जो फॉर्मूला है ना वो उसी रेट लॉ को लिख के पूरा डिराइव करके आता है, बट वो सिलेबस में नहीं है, तो इसका डेरिवेशन का कोई डेरिवेशन कोई बोर्ड के सिलेबस में पैरेलल ऑर्डर रिएक्शन ही नहीं, उसका डेरिवेशन बताने की इसमें सीधे फॉर्मूले ही आते हैं। इसमें ऐसे देखो, मान लो कि A से कुछ N1 मोल बन रहे हैं B के और N2 मोल बन रहे हैं C के, है ना, तो ऐसे केस में यील्ड कैसे निकलेगी, तो उसको देखो मैं डायरेक्ट आपको ऐसे याद कर लूं कि अभी जैसे एक मोल बन रहा है ना, तो सीधे K1 डिवाइड बाय K1 प्लस K2 कर दिया था, लेकिन अब जो भी कोएफिशिएंट लिखा है बेटा प्रोडक्ट का, उसको K से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, है ना।
आप क्या लिखेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो n1 मल्टीप्लाई बाई k1। ऐसे ही डिनोमिनेटर में n1 k1 प्लस n2 k2 मल्टीप्लाई बाई 100, ये आपकी परसेंटेज यूज हो जाएगी b की, है ना। और इसी तरह c के लिए लिख देंगे, c के लिए बेटा n2 k2 इसको ले लेंगे न्यूमरेटर में और डिवाइडेड बाई n1 k1 प्लस n2 k2 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। तो ये आपका जनरल एक्सप्रेशन बन जाएगा पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है। आपको अच्छा ये लग सकता है सर इधर भी कुछ कोएफिशिएंट लिखा हो, तो आप ऐसा करना कि रिएक्टेंट का कोएफिशिएंट हमेशा 1 बना लेना। जैसे मान लो आप ऐसा दे दिया कि यहाँ लिखा है 2, यहाँ लिखा है 4, यहाँ लिखा है 6, ठीक है, तो आप 2 से डिवाइड कर देना, ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा और ये n1 हो जाएगा, ये n2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी से आपका बन जाएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि अगर चाहे बेसिक वाला एक्सप्रेशन हो, चाहे ये जनरल वाला एक्सप्रेशन हो, ओवरऑल रेट कांस्टेंट अगर आपसे कभी पूछा तो वो इंडिविजुअल रेट कांस्टेंट के सम के ही बराबर होते हैं, उसमें वो जो कोफिशिएंट है ना वो नहीं मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे k ओवरऑल अभी भी क्या है, k1 प्लस k2, यहाँ पे k ओवरऑल जो होता है वो n1 और n2 से इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। जब उसका रेट ला लिखते हैं हम लोग डिराइव करते हैं तो वो कैंसिल आउट हो जाता है ना, तो k ओवरऑल में नहीं आता है, ठीक है। तो k ओवरऑल जो होगा वहां पर n1 n2 नहीं आएगा, ठीक है, क्लियर। अच्छा, कई बार आपसे ओवरऑल हाफ लाइफ पूछ सकता है फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, तो देखो अगर वो फर्स्ट ऑर्डर है तो हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए होती है 0.693 अपॉन k, अब k की जगह पड़ेगा यहाँ पे k ओवरऑल, ठीक है, तो k ओवरऑल क्या हो जाएगा, k1 प्लस k2 के, ठीक है। तो अगर आपको कभी हाफ लाइफ पूछने लगे फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, तो फॉर्मूला तो वही फर्स्ट ऑर्डर वाला ही लग रहा है, लेकिन k ओवरऑल को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे k1 प्लस k2, ठीक है। मान लो एक प्रोडक्ट और बन रहा है, मान लो D भी बन रहा है, इसका रेट कांस्टेंट k3 है, तो T हाफ ओवरऑल हो जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2 प्लस k3, ठीक है। तो जैसे कि जो बोर्ड एग्जाम में जो लिखते हैं और जैसे उसमें के होता है फर्स्ट ऑर्डर सिंपल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन उसमें 0.69 के पॉइंट के होता है, हां दूसरा के सीरियल का ये फॉर्मूला लिख सकते हैं पहले, हां लिख सकते हैं, नहीं उसमें डिराइव करना चाहते हैं, हां हाफ लाइफ वाला फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, वो आप डायरेक्टली यूज करना, हाफ लाइफ वाला फॉर्मूला स्टैंडर्ड है, मतलब उसको डिराइव करने की जरूरत नहीं, ठीक है। हाफ लाइफ वो काइनेटिक इक्वेशन जो है ना वो डायरेक्टली लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में। अब जैसे देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर पे बेस्ड है, देखिए क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है फॉर द फॉलोइंग पैरेलल चेन रिएक्शन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ओवरऑल हाफ लाइफ ऑफ a मिनट्स, ठीक है। आपसे वो a जो रिएक्टेंट है उसकी ओवरऑल हाफ लाइफ पूछ रहा है, ठीक है, मिनट में, तो वो क्या हो जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाय k ओवरऑल, ठीक है, पैरेलल ऑर्डर रिएक्शन, k ओवरऑल हो जाएगा आपका k1 प्लस k2, ठीक है। अब देखो आपको ये इधर बना के उसमें दिया भी है रिएक्शन, तो उसमें देखिए a से b बनने का जो रेट कांस्टेंट है k1 तो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, k2 पिक्चर से गायब ही कर दिया उसने, k2 के लिए दी नहीं उसने, तो हमें k2 बिना निकाले तो फिर हाफ लाइफ नहीं निकाल पाएंगे, हमें k1 k2 दोनों चाहिए ना, तो सबसे पहले बेटा हमें k2 निकालना पड़ेगा इसका मतलब, है ना। अब k2 निकालने के लिए क्या करें, देखो उसमें आपको एक रेशियो दे दिया है बेटा कि किसी टी टाइम पे b का कंसंट्रेशन का रेशियो और c के कंसंट्रेशन का रेशियो कितना है 16/9, है ना। और अगर आपको किसी टी टाइम में बी और सी के कंसंट्रेशन का रेशियो पूछ रहा है तो आप ऐसा करो, आप परसेंटेज यील्ड लिख दो बी की, चलो है ना, तो बी की यील्ड क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ बी, किसी टी टाइम पे बी का कंसंट्रेशन
डिवाइडेड बाई टोटल प्रोडक्ट बीओसी दोनों ही बी का कैंसिल है तो सी का कैंसिल इनटू 100 है ना। बोलो भाई। और अगर ये रेशियो इतना दिया हुआ है तो ये वैल्यू आप बता सकते कितनी होगी 16 डिवाइडेड बाई 16 प्लस 9। अरे कंपोनेंट टू डिविडेंड थ्योरम लगाओ है ना। तो ये पता ही होगा कि a अपॉन b अगर x अपॉन y है तो a अपॉन a प्लस b होता है x अपॉन x प्लस y। ठीक है डायरेक्ट हो सकता है। तो ये हो गया और ये परसेंटेज यील्ड फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कितनी आएगी देखो b के कोफिशिएंट दिए हुए 4 तो ये 4 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा k1 के साथ और 3 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा k2 के साथ। तो ये हो जाएगा 3k1 ऊपर 4 है बेटा b के कोफिशिएंट 4 है 4k1 डिवाइडेड बाय 4k1 प्लस 3k2 है ना इनटू 100 और 100 कैंसिल हो गया। यहां से देखो हम लोग निकाल लेंगे यहां से आ जाएगा 4k1 अपॉन 3k2 बराबर 16/9। ठीक है 4 से 16 कैंसिल 3 से 9 कैंसिल तो k1 अपॉन k2 बराबर आ गया 4/3। अच्छा k1 आपको दिया हुआ है ना k1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके k2 निकाल लेंगे हम लोग है ना। देखो कितना दिया k1 k1 दिया है बेटा आपको 2 × 10 की पावर कितना है -3 है ना। ठीक है ना छोटा सा दिख रहा है सही से देखिए 2 × 10 -3 ठीक है। तो k1 की वैल्यू रख के k2 चलो बताओ कितना आ रहा है। k1 आपको रखना पड़ेगा 3/4 तो 2 × 10 पावर -3 तो 2 से 4 कैंसिल तो 1.5 × 10 पावर -3 ठीक है। ये आ गया सेकंड इनवर्स k2 के ऊपर। ठीक है अब k2 k1 रख के हम लोग निकाल लेंगे हाफ लाइफ। बोलो बेटा देखो k1 तो दिया है k2 और रख दीजिएगा इससे बेटा हाफ लाइफ आ जाएगी। ठीक है लेकिन एक ध्यान रखना वो हाफ लाइफ सेकंड में आएंगे क्योंकि k की यूनिट उसमें सेकंड इनवर्स में दी है वो पूछ रहा था हाफ लाइफ इसमें मिनट में तो लास्ट में वो मिनट सेकंड को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मिनट में वो काम करेंगे। हाँ ठीक है तो यहाँ से k2 कैलकुलेट करके उसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे हाफ लाइफ वाले फॉर्मूले। ठीक है तो सिंपल क्वेश्चन होते हैं बस यही बेसिक जो ये दो फॉर्मूले आपको मैंने बताए है ना वो बस याद रखिए। 3 point कितना आ रहा है बेटा 3.3 3.3 है ना मिनट्स में। yes हाँ तो बेटा पहला आंसर हो जाएगा इसमें मतलब ए आंसर 3.3। ठीक है क्लियर हो गया बेटा देखो। तो पैरेलल ऑर्डर रिएक्शन पे आपको कैसा भी क्वेश्चन दिया जाएगा तो वही बेसिक फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। यील्ड का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा हाफ लाइफ का फॉर्मूला है ना। तो आपसे यही सब बातें पूछे आएंगे। चले फिर है ना। तो आपका काइनेटिक्स आपका कंप्लीट हो गया है यहाँ पे लेकिन अभी इसमें काइनेटिक्स में छोटा सा एक पार्ट है रेडियो एक्टिविटी का है ना तो उसको भी कर लेते हैं और मुझे लग रहा है आज की डेट में कंप्लीट हो जाना चाहिए रेडियो टाइम है 40 मिनट लगे हैं हो जाएगा आराम। देखो रेडियो क्या है मतलब होती क्या है बेसिक पहले हम लोग को समझ लेते हैं। रेडियो एक्टिविटी वर्ड का मतलब होता है रे इमिटिंग एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी किसको बोलते हैं अगर इस वर्ड का मतलब ही हम लोग समझे तो इस वर्ड का मतलब होता है रे इमिटिंग एक्टिविटी। ठीक है रेडियो एक्टिविटी ये टर्म इंट्रोड्यूस किया बेकुलर नाम के साइंटिस्ट है ना और उनके बारे में आपको थोड़ा पता होगा कि वो
वैसे तो एक यूरेनियम के ओर पे कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, है ना। ज्यादातर साइंटिस्ट जानते हो कि रात में देर तक एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, तो वो यूरेनियम के ओर पे कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं अपने अब जो उनकी टेबल की डेस्क वगैरह होती है उसमें उन्होंने वो यूरेनियम का ओर संभाल के रखा, है ना, और चले गए। अगले दिन जब वो आए तो उन्होंने देखा कि जब डेस्क ओपन की तो उसमें कुछ फोटोग्राफिक प्लेट पड़ी हुई थी डेस्क में, है ना, और उसमें जो इमेज बनी हुई थी वो इमेज क्या हो गई, वो इमेज में मतलब कि वो थोड़ी सी उसमें जो इमेज थी वो धूमिल टाइप की हो गई, है ना, मतलब वो इमेज उनको एग्जैक्ट जो ऐसे पहली फोटोग्राफ प्लेट थी वैसी नहीं थी। तो उनको लगा कि यार कुछ तो गड़बड़ हुआ है, और जो भी गड़बड़ हुआ वो रात में मैंने ये रख के छोड़ दिया था यूरेनियम का ओर, ठीक है। तो वो और दुगने दुगने जोश से जुड़ गए। और अच्छा, यूरेनियम के ओर पे वो जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उससे उस पे जो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट आ रहे थे वो भी कुछ अनएक्सपेक्टेड टाइप के आ रहे थे। तो उनको वैसे भी सॉल्ट पे डाउट था कि ये सॉल्ट थोड़ा दूसरे सॉल्ट से डिफरेंट टाइप का है। तब जाके उन्हें पता लगा कि यूरेनियम के न्यूक्लियस से कुछ इनविजिबल रेज इमिट हो रही थी, है ना, कुछ इनविजिबल रेज इमिट हो रही थी। और उन रेज के प्रॉपर्टीज के बारे में तो वो नहीं बता पाए, लेकिन उनको बोल दिया उन्होंने बेकुलर रेज। मतलब अपनी जो थीसिस लिखी उन्होंने बोला कि यूरेनियम का फला फला ओर है और ये कुछ इनविजिबल रेज इमिट कर रहा है, उसके कुछ एविडेंस भी बताया उन्होंने, और उस रेस को नाम क्या दे दिया, बेकुलर रेस। बाद में वो थीसिस जब हाथ लगी मैडम क्यूरी के तो उनको भी लगा ये बिल्कुल नया टॉपिक है, इस पे रिसर्च की जाए और काम किया जाए। तो मैडम क्यूरी ने जब और रिसर्च किया तो पता लगा मुझे बेकुलर भैया बोल रहे थे, बिल्कुल सही बोल रहे थे, है ना, बेकुलर साइंटिस्ट जो थे बिल्कुल सही कह रहे थे। वो रेज को उन्होंने आइडेंटिफाई किया, बोला 3 तरह के रेज जनरली इमिट होती हैं, इसको एक को अल्फा रेज बोला जाता है, बीटा रे, गामा रे, है ना। तो वो ये काम मैडम क्यूरी कर किया रहा है ना। तो ये बेसिक है। तो यहाँ पे वही हम लोग पढ़ने आ रहे हैं रेडियो के बारे में। रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं कि नेचर में बहुत से ऐसे सब्सटेंस पाए जाते हैं जिनके न्यूक्लियस अनस्टेबल टाइप के होते हैं, है ना। उनके न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो रेशियो होता है वो डिसबैलेंस हो जाता है, ठीक है। ये वैसे ये वाला हम लोग वैसे केमिस्ट्री में जो पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी में वो इसकी काइनेटिक्स को पढ़ेंगे, है ना, रेडियो कंपाउंड की ये रेडियो रिएक्शन की काइनेटिक्स। वैसे ये टॉपिक फिजिक्स में भी आपको पढ़ाया जाएगा, न्यूक्लियर फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स में। तो उसमें वहां पे ये भी बताया जाएगा कि रीजन क्या होता है, कोई न्यूक्लियस क्यों डिकम्पोज होने लगता है ना। तो उसमें ये बोला जाता है कि उसके न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उसका रेशियो डिस्टर्ब होने लगता है ना, और वो एक वैल्यू से अगर डिफर करने लगता है तो उसमें न्यूट्रॉन जो होते हैं वो डिसइंटीग्रेट करने लगते हैं, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के डिसइंटीग्रेट करने से ये रेज इमिट होती है, ठीक है ना। तो देखो बेसिक पहले समझ लेते हैं कि रेडियो एक्टिविटी में बोलते हैं स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियाई ड्यू टू इमिशन ऑफ रेडिएशन लाइक अल्फा बीटा गामा इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी, है ना। बोलते हैं कि अगर कोई न्यूक्लियाई है, रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई, और उसका स्पॉन्टेनियस क्या हो रहा है, डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, और उससे लगातार कुछ रेडिएशन इमिट हो रही है लाइक अल्फा बीटा गामा, तो इसी फिनोमेनन को हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी, रे इमिटिंग एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या है कि न्यूक्लियाई फिनोमेना बिल्कुल सही कर रहा है, क्योंकि ये न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ये जब टूटने लगते हैं, डिसइंटीग्रेट करने लगते हैं, है ना, तो जाके ये इमिशन हमें देखने को मिलते हैं, अल्फा बीटा गामा जिसको बोल रहे हैं, है ना। तो ये जो रेज निकलती हैं या जो पार्टिकल इमिट होते हैं वो न्यूक्लियाई के डिसइंटीग्रेट करने की वजह से निकलते हैं। तो ये न्यूक्लियाई पे बेस्ड फिनोमेना है। अच्छा, तीसरा पॉइंट है रेडियो एक्टिविटी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल कंडीशन। रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं कि ये एनवायरनमेंट की एक्सटर्नल कंडीशन पे डिपेंड नहीं करता है, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा। इसका मतलब ये आपको ये कहना चाह रहा है जैसे इस रूम में यूरेनियम का कोई सैंपल रख दिया जाए और उसका गीगर मूलर से एक्टिविटी मीजर, गीगर मूलर ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमें बताता है कि 1 सेकंड में कोई न्यूक्लियाई कितनी बार डिसइंटीग्रेट करता है ना, नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, डीपीएस मीजर करता है, दिल्ली पब्लिक स्कूल डीपीएस, है ना, 1 सेकंड में कितने डिसइंटीग्रेशन कर रहा है वो मीजर करता है।
तो अगर हम लोग ये देखें कि अगर एक यूरेनियम को यहाँ रखते रूम टेम्परेचर पे, मान लो 200 डीपीएस कर रहा है, मतलब 1 सेकंड में 200 बार सेंटीग्रेड हो रहा है। अब उसी को आप रख दो किसी फर्नेस के अंदर जिसका टेम्परेचर 500 केल्विन, 600, 1000 केल्विन, तो उस फर्नेस के अंदर भी वो 200 डीपीएस करेगा। फिर आप उसको ले जाओ अटलांटिका पे, है ना, तो वहां पे माइनस किसी टेम्परेचर आ गया, वो तब भी 200 डिग्री सेंटीग्रेड करेगा। मतलब टेम्परेचर चेंज होने पे या प्रेशर को चेंज करने पे जो डिसइंटीग्रेशन का रेट होता है वो इफेक्ट नहीं करता। ये बड़ी खास होती है ना। अच्छा, तीसरा चौथा पॉइंट है रेडियोएक्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस इंडिपेंडेंट ऑन फिजिकल। हाँ, ये बात है कि रेडियोएक्टिविटी जो है वो उस सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट से इंडिपेंडेंट होता है। कि यूरेनियम अगर सॉलिड फॉर्म में जितने डीपीएस कर रहा होगा, अगर यूरेनियम को मेल्टिंग पॉइंट पे आप मेल्ट कर दो, उसको पिघला दो, तब भी उतना डीपीएस हो करेगा। आप उसको बॉइलिंग पॉइंट पे हीट करके मान लो गैस बना दो, तो भी उतने डीपीएस हो करेगा, है ना। मतलब सब्सटेंस के फिजिकल स्टेट से भी क्या होता है, इंडिपेंडेंट। क्योंकि वास्तविकता में वो डिसइंटीग्रेशन किसकी वजह से हो रहा है, न्यूक्लियस के टूटने से। अब सॉलिड से लिक्विड ले जाओगे तो न्यूक्लियस थोड़ी ना बदल जाएगा, न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन का रेशियो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा, तो इस वजह से बोलते हैं कि वो एनवायरनमेंट की कंडीशन है, फिजिकल स्टेट से डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो आपको बताएं। अब देखो मैडम क्यूरी ने क्या किया, उन्होंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक मतलब ये बेसिक बातें हैं, तो उन्होंने क्या किया था, एक रेडियो चैम्बर लिया, उसमें रेडियो सब्सटेंस रखा, ठीक है, वो ऊपर इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, कोई बड़ा काम नहीं किया जाता, बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था, ठीक है ना। और तो हुआ क्या, उससे 3 तरह की रेज निकली। कुछ रेज निगेटिव चार्ज प्लेट की तरफ बेंड हो रही थी, कुछ रेज पॉजिटिव चार्ज प्लेट का बेंड हो रही थी, कुछ रेज सीधे सीधे विदाउट एनी डिफ्लेक्शन सीधे भाग रही थी, है ना, छत की तरफ। तो क्या क्या पता लगा इससे, क्या पता लगा, तो देखो इसमें तो वो भी समझदार थे कि जो रेज नेगेटिव प्लेट का बेंड हो रही है, इससे उन्होंने आइडिया लगा, अच्छा ये these rays are made up of positively charged particles है, और जो पॉजिटिव चार्ज प्लेट का बेंड हो रही है these are made of negative charged particles। और बाद में जब उन्होंने और ज्यादा देखा तो पता लगा कि जो अल्फा पार्टिकल जिसको नाम दिया उन्होंने मैडम क्यूरी ने, वो किसके क्या थे, हीलियम के डबली आयन न्यूक्लाइड, ठीक है। सर इस डायग्राम में एक नीचे भी होता है, एक ऊपर भी होता है। हां, वो इसमें ऐसे ही करना, हम तुम सही करो, बीटा अल्फा पार्टिकल भारी होते हैं, वो थोड़ा सा पहले ही टपक जाते हैं, बीटा थोड़ा ऊपर तक जाते हैं। अब वो यहाँ तो सीधे सीधे निकाल दिया स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जिस जहां से लिया है वैसे ही बना हुआ है। तो अल्फा पार्टिकल जो क्या होते हैं, ये हीलियम के न्यूक्लियस होते हैं ना, ये क्या होते हैं, डबली आयनाइड न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, ठीक है। या फिर देखो हीलियम का न्यूक्लियस मतलब हीलियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो उसका सिंबल जो है He2+, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है, या इसको सिंबल के तौर पे अल्फा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, न्यूक्लियस होता है किसका, हीलियम एटम का, डबली आयनाइज्ड न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। बीटा पार्टिकल क्या होते हैं, ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये आपके फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ही होते हैं जो स्पीड ऑफ लाइट के 100 मतलब c/100 वेलोसिटी से दौड़ रहे होते हैं ना, ये जब निकलते हैं तो c/100 से निकलते हैं न्यूक्लियस से, तो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और इनका सिंबल क्या होता है, इनका सिंबल होता है E-10, ठीक है, या बीटा भी लिख दिया जाता है, बीटा भी सिंबल, ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है। और गामा जो होते हैं एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होती है, ये वास्तविकता में इनको पार्टिकल गामा पार्टिकल कभी मत बोलिएगा ना, गामा रेज बोलिएगा। गामा क्या होती है, ये रेडियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब ये आप लोग 11th में पढ़ लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती है वो फोटॉन से मिलकर बनी होती है,
प्लैंक किसने बताया था ये बात बता दी प्लैंक है ना, मैक्सवेल ने पहले बताया था, लेकिन मैक्सवेल ने फोटॉन का नाम नहीं लिया था, बाद में फोटॉन थ्योरी प्लैंक ने दी। तो गामा आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, रेडिएशन, और इनकी स्पीड ऑफ लाइट होती है, जो फोटॉन सी से चलते हैं, ठीक है ना, स्पीड ऑफ लाइट। तो ये एक्चुअली में वास्तविकता में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है या रेडिएशन है ना। अच्छा, और ये सब बचपन की बातें हैं, पर देख लो स्पीड, अगर आपसे अल्फा बीटा गामा में पूछ दिया जाए कि सबसे तेजी से कौन चल रही है, तो भैया गामा तो स्पीड ऑफ लाइट से चलेगी, सी से। बीटा पार्टिकल सी बाई 100 से चलती है, स्पीड ऑफ लाइट का 100 स्पीड होती है, और अल्फा पार्टिकल की काफी कम होती है, मतलब ये बोल सकते हो मोटा मोटा सी बाई 10⁵ नियरली, है ना। तो सबसे ज्यादा दौड़ते हैं अल्फा, सबसे तेज दौड़ते हैं गामा, फिर बीटा, फिर अल्फा। और आपको पेनिट्रेशन पावर बोला जाता है, तो जिसकी स्पीड ज्यादा उसके किसी सब्सटेंस में पेनिट्रेट करने की टेंडेंसी भी ज्यादा, पावर भी ज्यादा होगी, है ना। तो सबसे तेज दौड़ रहे गामा रेज, है ना, तो गामा रेज की पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। बोला जाता है कि तीन आदमी खड़े कर दो और गामा गन चला दो, तो तीनों छेद हो जाएगा, पता है। गामा गन भी बन चुकी है, लेकिन वो भी वॉर में अलाउ नहीं यूज करना है उसका। पता लगे कि रसिया वाला गामा गन चलाने लगे तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा रसिया में, वो वर्ल्ड वार शुरू हो जाएगा। लेकिन वो सोवियत संघ जब बना था तब ये सब बातें हुई थी कि इस तरह की चीजें, नॉन ऑथेंटिकेटेड चीजें यूज नहीं होगा, नहीं तो सारी कंट्री उनके अगेंस्ट हो जाएंगे, है ना। वैसे तो वही चाइना ने वायरस छोड़ दिया कर दिया, तो ये भी गलत था, लेकिन पकड़ा नहीं है ना, सबूत नहीं मिले ना, नहीं तो सब दावा बोल देते हैं इसके कि अगर सही में वायरस वॉर कर रहा है चाहे, ठीक है। लड़ाई का मतलब है कि बंदूक गोली से करो, तो सही तरीके बनाए हैं उसको यूज करिए। तो गामा गामा रेस की पेनिट्रेशन और बहुत ध्यान होती है ना। अब यूक्रेन गामा रेस छोड़ने लगे तो फिर कहां जीत पाएगा रसिया, लेकिन वो भी नहीं यूक्रेन का। आयनेशन पावर की बात करें तो आयनेशन पावर डिपेंड करता है कि पार्टिकल कितने ज्यादा कोलिजन कर रहा है यूनिट टाइम। तो अल्फा पार्टिकल का मास सबसे ज्यादा होता है, हीलियम का न्यूक्लियस होता है, तो उसकी स्पीड कम होती है, और अगर किसी गैस चैम्बर से उसको पास कराया जाए, एक गैस में एक चैम्बर में गैस फिल कर दो, उससे अल्फा पार्टिकल पास कराया जाए, तो यूनिट टाइम में सबसे ज्यादा कोलिजन अल्फा पार्टिकल है, क्योंकि उसकी स्पीड कम है। बीटा पार्टिकल थोड़ा ज्यादा स्पीड से दौड़ रहे हैं, तो वो यूनिट टाइम में कम कोलिजन करेंगे, तो जितने कम कोलिजन उतना आयनाइज कम कर पाएंगे, आयनेशन पावर कम होगा। गामा तो सू हवाई में लगेगी, निकल जाएगी, है ना, तो पता लगा कोलिजन एक दो हो पाया, वो भी नहीं हो पाया, तो वो आयनाइज करने की टेंडेंसी सबसे कम होती है। फोटॉन्स में तो कोलिजन भी नहीं होता, नहीं फोटॉन का मोमेंटम होता है बेटा, ऐसी कैसी बातें कर रहे हो, ये डी ब्रॉगली इक्वेशन पढ़े हुए कि इस फोटॉन का मोमेंटम एक्सपेरिमेंट है कर रहे हो। फोटॉन का रेस्ट मास 0 होता है, लेकिन फोटॉन जब सी से चलता है तो रिलेटिविटी थ्योरी बोलती है कि अगर कोई भी पार्टिकल अगर सी से चलने लगता है, जैसे कोई भी ये मान लो पेन है, अगर इसका मास m0 है और अगर ये सी से चलने लगेगा तो इसका मास m0 से बढ़ जाएगा, ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ना। हां, फोटॉन का रेस्ट मास 0 होता है, लेकिन जब वो दौड़ रहा होता है तो उसके पास एक सिग्निफिकेंट मास होता है, जो एक फाइनाइट वैल्यू होती है, 0 नहीं होती, ठीक है, तो मोमेंटम होता है उसका फोटॉन। तो ये जो बेसिक बातें हैं इनमें कहां से पता नहीं है ना। अब हम लोग को केमिस्ट्री में जो पढ़ना है, फोकस किया जाए तो वो बेटा काइनेटिक्स पढ़ना है हम लोग को, काइनेटिक्स ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई, रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई की काइनेटिक्स हम लोग को डिस्कस करनी है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट तो बोला था कि जितने भी रेडियोएक्टिव डीके होते हैं वो सब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं, है ना। सबसे बेसिक पॉइंट बेटा यही है, ऑल रेडियोएक्टिव डीकेस, जितने भी रेडियोएक्टिव डीके या डिसइंटीग्रेशन होते हैं वो काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। ऑल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ऑल रेडियो डीके फॉलोस फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा हो जाएगा, तो जितने भी रेडियो डीके होते हैं बेटा वो सभी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं, क्लियर।
फिर इसमें जैसे हम लोग अभी तक नॉर्मल केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे थे, उसमें A से B बन रहा था, तो वहां पे हम लोग एक रेट कांस्टेंट K का जिक्र करते थे। अब आपको अगर बोला जाए कि एक कोई रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है, वो डीके करके किसी दूसरे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ भी एक रेट कांस्टेंट या डीके कांस्टेंट हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उसको एक नया सिंबल दे दिया जाता है, उसको लैम्डा बोल दिया जाता है। रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई का जो डीके कांस्टेंट रेट कांस्टेंट होता है, उसको रेट कांस्टेंट ना बोलकर, वैसे बोलोगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन यहाँ एक नया नाम दे दिया जाता है, क्या बोलते हैं उसको, डीके कांस्टेंट, और उसका सिंबल क्या होता है, लैम्डा। ठीक है, और अच्छा कोई पूछे के और लैम्डा में क्या डिफरेंस है, क्या दोनों सेम है? हाँ, तो बस एक ही डिफरेंस है, वही सबसे मेन है कि रेट कांस्टेंट नॉर्मल रिएक्शन का, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर हो, रेट कांस्टेंट तो टेंपरेचर पे डिपेंड करता है ना, आरडीएस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन बेटा जो ये डीके कांस्टेंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ना, ये टेंपरेचर पे डिपेंड नहीं करता है, बस यही एक मेन डिफरेंस है। रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का जो डीके कांस्टेंट लैम्डा होता है, वो टेंपरेचर पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो इसका एक डेरिवेशन छोटा सा बनता है कि जैसे मान लो कोई रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई है A, है ना, और वो डिसइंटीग्रेट कर रहा है B में, B आपको कोई स्टेबल न्यूक्लियाई है, वो जिसमें जा रहा है वो स्टेबल, ज्यादातर डिसइंटीग्रेशन इसीलिए होता है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है, और उसका डीके कांस्टेंट दिया हुआ कितना, लैम्डा। फिर ये एज्यूम कर लेते हैं कि जब डिसइंटीग्रेशन जस्ट स्टार्ट होने वाला था इनिशियली, उस समय हमारे पास n नॉट न्यूक्लियाई थे, रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई कितने थे, n नॉट। यहाँ पे हम लोग सारी कहानी न्यूक्लियाई नंबर ऑफ न्यूक्लियाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है, वहां पे कंसंट्रेशन c नॉट के रिस्पेक्ट में करते थे, यहाँ पे डेरिवेशन में n नॉट क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, क्योंकि न्यूक्लियाई ही तो डिसइंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई इनिशियली कितने थे हमारे पास, n नॉट, उस समय b का वैल्यू 0, एक के न्यूक्लियाई नहीं थे, न्यूक्लियाई मतलब न्यूक्लियस एटम का न्यूक्लियस, तो यहाँ नंबर ऑफ एटम ही हो गया। हाँ, तो जितने निकले उतने हैं, बिल्कुल सही, एटम भी बोल सकते हैं, लेकिन एक्चुअली डिसइंटीग्रेट न्यूक्लियाई का है, इस थ्योरी में न्यूक्लियाई बोला जाता है ना, उसको बोलो एटम भी हाँ, जे एटम वो भी सही कर, आप करो एटम अगर बोलो तो गलत नहीं है, लेकिन जनरली बुकिश लैंग्वेज अगर बोली जाए तो न्यूक्लियाई के टर्म में दिया गया है पूरा, तो इनिशियली नॉट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, और इसी टी टाइम के बाद आपने देखा तो वो कुछ डिसइंटीग्रेट है, और जो बचे हुए हैं जो भी डिसइंटीग्रेट नहीं किए हैं न्यूक्लियाई, उनका नंबर क्या आपने पाया, nt पाया, n छोटा सा t, ऐसा हम लोगों ने मान लिया। तो अब यहाँ पे रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन अगर लिखें a का, उस रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई का, तो अभी हमने बात किया कि फर्स्ट ऑर्डर है ना, और फर्स्ट ऑर्डर में आपको रेट किसके प्रपोज है, कंसंट्रेशन की पावर 1 के, ऐसे तो लिखते हैं ना, अब कंसंट्रेशन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लिखेंगे, तो किसी टी टाइम पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने, nt, लेकिन पावर क्या लिखेंगे, 1 क्यों लिखेंगे, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है ना, क्योंकि यहाँ पे कितने ऑर्डर की काइनेटिक्स है, फर्स्ट ऑर्डर। अच्छा, अब रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन को लिख देंगे अगली लाइन में -dm/dt, ठीक है, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के क्या इंट्रोड्यूस कर देंगे, लैम्डा, नहीं बेटा, ये रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन किसी टी टाइम पे लिख रहे हैं ना, तो किसी टी टाइम पे लिखेंगे तो वो उस समय जो बचे हुए रिमेनिंग नंबर उससे, वो अगर इनिशियली लिखो बिल्कुल t इक्वल टू 0 पे रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन लिखो, तो वो n नॉट के प्रोपोर्शनल, वो वाला क्योंकि वो नंबर बदलते आ रहे हैं ना, नहीं हमने कभी सी ही लिखता है, बाद में लिमिट लगाते थे c नॉट से c, डेरिवेशन करते समय -dc/dt प्रोपोर्शनल टू c लिखते थे ना, उसको c नॉट नहीं लिखते थे, वो तो जब लास्ट में लिमिट लगाते थे तो इनिशियल c नॉट ले लेते थे और t टाइम का dc है, तो वो गिवन टाइम वाली जिस टाइम पे लिखते हैं वही वाला, तो यहाँ पे अभी हमने इसको ऐसे लिखा हुआ है, एनी लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन की आसान से डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेट कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, देखो n1/n हो जाएगा,
लैम्डा एल कैसे आ गया? अब प्रोपोर्शनलिटी साइन में तो रेट कांस्टेंट आएगा। एन पी हाँ नहीं लिख दो, मैंने लिखना नहीं कोई बात नहीं, लिख दो। तो ये हो गया लैम्डा इनटू dt, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट मान लो कैसे, अब मान लो कि इनिशियली देखो t इक्वल टू 0 पे बेटा, जब टाइम t होगा उस समय इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई क्या थे n नॉट, ठीक है। और किसी t टाइम पे कितने रहेंगे nt, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो ये वही इक्वेशन बन जाएगी फर्स्ट ऑर्डर वाली, ठीक है। बन रही ये हो जाएगा ln nt अपॉन n नॉट बराबर लैम्डा, ठीक है। ln को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो e की पावर ऐसा माइनस तो होगा बेटा, माइनस हो जाएगा लैम्डा एन लैम्डा एन नहीं वो n जो है अभी आप उसको n एज ए वेरिएबल मान लो उसको, यस एन होगा यस एन टी को ठीक है। वो n पर्टिकुलर वैल्यू होगी, वो तो लिमिट लिखने के बाद ऑटोमेटिक आ जाएगा पिक्चर में। तो आपका फार्मूला देखो वो ये फार्मूला सिंपल वही बन रहा है फर्स्ट ऑर्डर में, नहीं क्या था फर्स्ट ऑर्डर में Ct बराबर C नॉट t पावर माइनस k, बस वो k की जगह लैम्डा आ रहा है और कंसंट्रेशन की जगह नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है। तो इसका मतलब आपको रेडिएटिव में बिल्कुल परेशान नहीं होना है, जो फार्मूले आपने फर्स्ट ऑर्डर के प्रोडक्ट में वही लगेंगे, बस कंसंट्रेशन की जगह नंबर ऑफ न्यूक्लियाई के टर्म आ जाएंगे और के जगह लैम्डा आ जाएगा। तो nt यहाँ पे क्या माना हुआ है, nt माना हुआ है रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट ऑफ एट t, तो किसी भी टाइम पे जो रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है वो nt है और इनिशियली हमारे पास n नॉट है। लैम्डा हमारा क्या है, डी कांस्टेंट, जो टेंपरेचर या प्रेशर इस तरह की कंडीशन से क्या है इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इसलिए इसको एक नया नाम दे दिया, इसको डी के कांस्टेंट बोलते हैं, क्योंकि रेट कांस्टेंट बोलने का तो कोई रेट कांस्टेंट तो टेंपरेचर पे डिपेंड करता है, इसलिए इसको एक नया नाम दे दिया जाता है डी के कांस्टेंट, ठीक है। क्लियर हो गया? अब इसमें देखो जैसे फर्स्ट ऑर्डर में हम लोग दो इक्वेशन ही पढ़ते थे, एक एक्सपोनेंशियल पढ़ते थे, लॉगरिथम पढ़ते थे। तो एक्सपोनेंशियल तो ये वाली होगी, अगर लॉगरिथम लिखना चाहोगे तो बेटा सेम वैसे तो बनेगी लैम्डा, जैसे वहां पे k बराबर थी, k बराबर 2.303 अपॉन 90 log c0 अपॉन ct, बस इसी में आप देखो k की जगह लैम्डा हो तो 2.303 आएगा और c0 जगह n0 और c जगह सेम वही फॉर्मूला आपको बदल दे फर्स्ट ऑर्डर वाली, वही फॉर्मूले मॉडिफाई होते जा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे वहां पे हाफ लाइफ पढ़ी थी तो ऐसे रेडियोएक्टिव सब्सटेंस की भी हाफ लाइफ होगी, है ना। हाफ लाइफ वो टाइम इंटरवल होगा जिसमें रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इनिशियल के जस्ट आधे बचेंगे, है ना, क्योंकि आधे डिसइंटीग्रेट कर जाएंगे तो बचेंगे भी आधे, है ना। तो nt बराबर क्या हो जाएगा n0 बाय 2, अगर ये वैल्यू यहां रख दें nt बराबर n0 बाय 2, तो n0 कैंसिल, 2 ऊपर आ जाएगा log 2 बन जाएगा आपका कितना 0.3010, और ये जब मल्टीप्लाई होगा 2.303 से तो ये कितना बन जाता है 0.693, है। तो बेटा वही फॉर्मूला बन जाएगा नीचे, हम लोग ने फर्स्ट ऑर्डर में वही फॉर्मूला t बराबर 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा, k की जगह लैम्डा होगी और 0.693 ln2 की वैल्यू होगी, तो उसको ln2 अपॉन लैम्डा भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो वो फॉर्मूले आपको कोई नए फॉर्मूले नहीं मिल रहे हैं, देखा है तो वो फॉर्मूले फर्स्ट ऑर्डर में, ठीक है। हाँ, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस के लिए एक डिफरेंट टाइप की लाइफ की बात होती है जो कि नॉर्मल फर्स्ट ऑर्डर में हम लोग नहीं पढ़े थे। ये एवरेज लाइफ, ये एक्स्ट्रा मसाला है, ये एक्स्ट्रा मसाला है जो स्पेशली रेडियोएक्टिव सब्सटेंस के लिए डिफाइन है। ये वाली लाइफ एवरेज लाइफ, कई बार आपसे पूछा जाता है बताइए कैलकुलेट एवरेज लाइफ ऑफ ए रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, है।
तो एवरेज लाइफ क्या होती है, देखो इसका बेसिक डेफिनेशन है टाइम रिक्वायर्ड फॉर 67.5% डिकम्पोजिशन ऑफ ए रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई। किसी रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई के 67.5% फिर डिकम्पोज या डिसइंटीग्रेट करने में जो समय लगता है वो उसकी एवरेज लाइफ कहलाती है। ठीक है, तो आज का रीजन लिख। तो ये फॉर्मूला हो गया। एवरेज लाइफ को लैम्डा के टर्म में डिफाइन करने का दूसरा तरीका है, एक तो ये तो उसकी एक डेफिनेशन होगी, और करके इसकी एक डेफिनेशन और लिखी जाती है, और वो जो दूसरी वाली डेफिनेशन है वो आपको ज्यादा इजी लगेगी। एवरेज लाइफ डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ डी के कांस्टेंट। बोलते हैं कि 1 by लैम्डा मतलब डी के कांस्टेंट का जो रेसिप्रोकल है यही आपकी एवरेज लाइफ के बराबर होता है, टी एवरेज। तो ये देखिए एक्चुअली जो ये एवरेज लाइफ जिसको हम लोग बोल रहे हैं वो उस रेडियोएक्टिव सब्सटेंस के डी के कांस्टेंट के रेसिप्रोकल के बराबर होता है। टी एवरेज जो होता है वो 1 by लैम्डा के बराबर होता है। टी एवरेज इक्वल टू 1 by लैम्डा, और लैम्डा का फॉर्मूला भी तो पढ़े, लैम्डा हाफ लाइफ में फॉर्मूला आया था, लैम्डा बराबर क्या है 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ। तो टी हाफ अगर आप न्यूमरेटर में ले लो और ये 1/0.69 का 3 का तो कितना आ जाएगा 1.4। तो एक ये फॉर्मूला बन जाता है छोटा सा टी एवरेज, जिसको हम लोग एवरेज लाइफ बोल रहे हैं। टी एवरेज वो हाफ लाइफ के कितने टाइम से, टी एवरेज हाफ लाइफ के कितने टाइम आ रही 1.44 टाइम। अच्छा हाफ लाइफ मतलब कितना परसेंट में हो गया 50%, और 50 में अगर आप 1.44 से मल्टीप्लाई करें तो ये इतना ही आ जाएगा 66 है। तो इनडायरेक्टली वो टाइम हो गया 67.5% डिसइंटीग्रेट करने के रिस्पेक्ट में। 1 by lambda से मतलब ये वाला जो इसका एक्सप्लेनेशन है उससे आपको क्लियर समझ आ रहा है कि वो एक अजीब सा वैल्यू क्या होता है ना, 67.5 अजीब सा लग रहा होगा, तो वो किस तरह का है। ठीक क्लियर, तो ध्यान रखना कि 1 by लैम्डा को टी एवरेज लाइफ बोल देते हैं किसी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। अच्छा यहाँ पे क्या वो वाले फॉर्मूले वैलिड होंगे जो फर्स्ट ऑर्डर में हम लोगों ने पढ़े थे कि 3/4 लाइफ हाफ लाइफ की डबल होती है? तो बिल्कुल होगी, क्योंकि वो सब फर्स्ट ऑर्डर के लिए थे। तो फर्स्ट ऑर्डर के जितने भी स्टैंडर्ड रिलेशन पढ़े थे जैसे 3/4 लाइफ हाफ लाइफ की डबल होती है, तो यहाँ भी वो फॉर्मूला वैलिड है ना। कोई रेडियोएक्टिव सब्सटेंस की आपसे अगर 3/4 लाइफ पूछी जाए सीधा हाफ लाइफ की डबल कर दीजिए, ठीक है ना। 7/8 लाइफ पूछी जाए 7/8 लाइफ हाफ लाइफ की 3 टाइम्स हो जाएगी। तो वो पुराने फॉर्मूले तो एज इट इज वैलिड है ही ना, ऐसा नहीं लिख सकते। ये ऑब्जेक्टिव में लगा बोर्ड एग्जाम में पहले आपको प्रूफ करना पड़ेगा ये, क्योंकि मतलब 3/4 निकालना। हां उसमें वो पता है पूछ ही यही रहे होंगे, हाफ लाइफ दे देंगे 20 मिनट पूछेंगे, बताओ 75% कंप्लीट कितना था। तुमने अगर सीधे एक लाइन में 60 मिनट बता दिया तो 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, तो एग्जामिनर कैसे देगा 2 नंबर। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, पूरा फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लगा के इसको डिराइव करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन वही है कि मेंस में या ऑब्जेक्टिव पेपर में ज्यादा आ रही है देखना होगा, ठीक है। 99.9% डिकम्पोज टाइम लगता है वो हाफ लाइफ का कितने गुना आता है 10। तो ये तीन रिलेशन बहुत बेसिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। खूब सारे क्वेश्चन आपको सीधे सीधे मिलेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये जरूर याद रखिएगा। फिर इसमें बेटा वो 2 ग्राफ जो बनाए हैं हम लोग, ध्यान रहा है 2 ग्राफ बनाए हैं फर्स्ट ऑर्डर में, एक CT/T पहले C NT हो गया NT/T, तो ये कैसा बनेगा NT बराबर n0 e power minus lambda t। तो बताओ ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है ना, CT/T वहां पे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला था, यहाँ पे NT/T रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक।
ये रेक्टेंगुलर है तो लॉग वाला स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक है, नेगेटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन, और इसका स्लोप याद है किसी को, फर्स्ट ऑर्डर में कितना आता है? P तो x-axis भी माइनस लैम्डा अपॉन, वहां पे आया था माइनस के अपॉन 2.3, तो यहाँ पे माइनस लैम्डा अपॉन 2.3 है, देख लीजिए लिखा होगा, तो वहां पे आया था माइनस के अपॉन 2.3, यहाँ आएगा माइनस लैम्डा अपॉन 2.3, ठीक है। तो वो सारी बातें एज इट इज रिपीट होती हुई दिख रही है ना, क्लियर, फर्स्ट ऑर्डर में, हाँ बिल्कुल नोट कर लो, ठीक है, क्लियर होती सारी बात सुन, तो सारी बातें वो फर्स्ट ऑर्डर वाले हम लोग डायरेक्ट लगा सकते हैं, सारे बेसिक रिलेशन वगैरह, ठीक है। अब इसमें एक एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन कई बार हम लोग थोड़ा हेल्प करेगा, जैसे आपको कोई रेडियोएक्टिव सब्सटेंस दे दिया जाए या न्यूक्लियाई दे दिया जाए और t = 0 पे उसके इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कुछ बता दिए हैं, अभी मैंने n0 ले लिया, हो सकता है क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दे दी है, और आपसे क्या पूछा है कि आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ, एक हाफ लाइफ गुजरने के बाद बताइए कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बचेंगे, तो आधे डिकम्पोज जाएंगे तो बचेंगे भी आधे, फिर आफ्टर सेकंड हाफ लाइफ, एक हाफ लाइफ वाला और गुजर गई, फिर कितने बचेंगे, इसका भी आधा n02, ठीक है। आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ इसका भी आधा n02 है ना। अब देखो ऐसे इसी को जनरलाइज कर दें, आफ्टर nth हाफ लाइफ है ना, तो देखो n0/4 को हम लोग हाँ 2 की पावर 2 ले सकते हैं, g की टाइप लग रही है इसको 2 की पावर 3, तो आफ्टर nth हाफ लाइफ ये हो जाएगा n0 2 की पावर n, है ना, तो ये इसके रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होंगे बचे हुए, तो इसका मतलब एक जनरल फार्मूला हो गया, आफ्टर nth हाफ लाइफ अगर कोई रेडियोएक्टिव सब्सटेंस दिया हो और nth हाफ लाइफ के बाद आपसे रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पूछना हो हाफ लाइफ, तो आप ये फार्मूला लगा सकते हैं, Nt बराबर n0 हाफ की पावर n, ठीक है, यहाँ से आप रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई निकाल सकते हैं, हाँ लेकिन यहाँ पे स्मॉल n क्या है, समझ है, ये नंबर ऑफ हाफ लाइफ है ना, n क्या है, कितनी हाफ लाइफ उसकी गुजर गई है वो आपको क्वेश्चन में निकालना है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, पहले एक हाफ लाइफ बार में उसकी डेफिनेशन चेंज हो गया, हाँ क्यों, बार हाफ लाइफ चेंज हो रही है, नहीं फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ कंसंट्रेशन से डिपेंडेंट होती है, मतलब वो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई से डिपेंडेंट होगी, तो हर बार आधा होने में उसको उतना ही समय लग रहा है, तो कभी 0 होगा या 0 वैसे वही बात है कि प्रैक्टिकली तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जा रहा है ना, तो n0 nt के लिए 0 वही है कि इनफिनिट इनफिनिट होगा, है ना, तभी बोलते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को पूरी तरह से कंप्लीट होने से अब लास्ट टाइम लगता है, या थ्योरेटिकली इनफिनिट टाइम है, तो जैसे ये क्वेश्चन है इसको ठीक है, तो कई बार ये फॉर्मूला बड़ा हम लोग को हेल्प करेगा, nt बराबर n0 हाफ की पावर nt, यहाँ पे बेटा रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है जो आफ्टर nth हाफ लाइफ के बाद मिलते हैं, n0 इनिशियल और स्मॉल n नंबर ऑफ हाफ लाइफ, कितनी हाफ लाइफ पास हो, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियोएक्टिव आइसोटोप इज 3 आवर्स, एक रेडियोएक्टिव आइसोटोप की हाफ लाइफ कितनी दी है, 3 आवर्स, है ना, फिर क्या है, इफ द इनिशियल मास ऑफ आइसोटोप वाज 256 ग्राम, उसका इनिशियल मास दे दिया है 256 ग्राम, तो नंबर ऑफ
its remaining undecayed, the mass of its remaining undecayed after 18 hours would be. 3 घंटे में आधा हो रहा है तो 18 घंटे में कितनी बार आधा हो जाएगा? 3 बार, 6 बार आधा हो जाएगा। इसका नंबर ऑफ हाफ लाइफ हो गई 18/3, 6 हाफ लाइफ गुजर जाएंगे 18 घंटे में। हर 3 घंटे में एक बार आधा हो जाएगा। तो उसके देखो ये फॉर्मूला वैसे नंबर ऑफ निकले आएंगे, लेकिन यही फॉर्मूला मास के लिए लगा सकते हो, है? क्योंकि मास भी उसका उतना ही हो जाएगा। तो उसका अगर इनिशियल मास कितना है 256 है ना, तो फाइनल मास कितना हो जाएगा W फाइनल, है या W फाइनल बराबर W नॉट हाफ की पावर n, ठीक है? तो W कितना है W नॉट 256 और हाफ की पावर 6, 2 की पावर 6 कितना 62, तो 256 अपॉन 62 4 आ गया। इसका तो 4 ग्राम बचेगा, ठीक है? तो क्वेश्चन इससे बहुत कॉमन है। नंबर हाफ में जो ऐसे जो ना कि 3 घंटे में कोरिलेशन आधा हो, तो अगले 6 घंटे में 2 बार आधा हो जाएगा, 9 घंटे में 3 बार, 12वें घंटे में चौथी बार, 15वें घंटे में 5वीं बार आधा हो जाएगा। 5 हाफ में हां तो मतलब कि अगर पहले से जो लीजन कंसंट्रेशन उससे आधा होने में उसको 3 टाइम लग रहा है तो और बहुत ज्यादा टाइम बिल्कुल है, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। एससी वर्मा में इस तरह का कुछ एक पैराग्राफ दिया, वो फिजिक्स में दिया हुआ है। फिजिक्स में आप पढ़ोगे ना न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर आपका भी 12th में पढ़ाया जाएगा लास्ट चैप्टर में, ठीक है? उसमें एक एग्जांपल दिया है कि एक कोई बच्चा है अपना बर्थडे मना रहा है वो, और उसके बर्थडे में कोई केक आया है ना, और उसने अपने फ्रेंड्स को इनवाइट किया, कोई फ्रेंड नहीं आया, ठीक है? तो उसने क्या किया, उसने एक नियम बनाया कि ये केक मैं डेली आधा खाऊंगा, ठीक है? तो पहले दिन उसने आधा केक खा लिया, अगले दिन, ठीक है ना, उस बच्चे का आधा खाया, तीसरे दिन उसका आधा खाया। तो बताओ उस केक को खत्म होने में कंप्लीटली कितना टाइम लगेगा? तो उसमें ऐसे ही फनी लैंग्वेज में लिखा है उसकी उम्र बीत जाएगी, क्योंकि कुछ साल के बाद अगर आप देखोगे तो वो एटम मतलब ऐसे मेज मतलब टेबल निकालेगा मतलब कि फ्रिज से प्लेट और एक ऐसे पार्टिकल उठाएगा खा लेगा, मतलब मतलब वो एटम पे कहानी पहुंच जाएगी, ठीक है? तो ऐसे इसमें दिखा रेडियोएक्टिव सब्सटेंस को पूरी तरह से खत्म होने में टाइम है, ठीक है? तो ये हो गया। अब इसमें यूनिट ऑफ रेडियोएक्टिविटी के लिए कुछ यूनिट्स भी दी गई हैं। 3 अलग-अलग साइंटिस्ट ने अलग-अलग यूनिट्स दी, है ना? सबसे जो स्टैंडर्ड यूनिट मानी गई वो क्यूरी के मान सबसे ज्यादा, क्योंकि जो कंट्रीब्यूशन था वो क्यूरी का है ना? तो क्यूरी यूनिट को एसआई यूनिट बोला गया। बाकी रदरफोर्ड मैनुअल ने भी दी थी, है ना? और 1 क्यूरी बराबर होते हैं 3.7 × 10 की पावर 10 डीपीएस। नाम रखा तो ने अपने आगे रख दिया, बनाया है नहीं, ये इनके सम्मान में बाद में यूनिट्स डिफाइन की गई, है। तो 1 क्यूरी बराबर 3.7 डीपीएस भाई दिल्ली पब्लिक स्कूल डीपीएस डिसेंट्रीगेशन पर सेकंड, डीपीएस कहीं लिखा हो तो देखिए डिसेंट्रीगेशन पर सेकंड, 1 सेकंड में कितनी बार डीपीएस कर रहा है डिसेंट्रीगेट करेंगे। तो 1 क्यूरी में इतने डीपीएस होते हैं 3.7 × 10, ठीक है? अब रदरफोर्ड से ये देखा नहीं गया, उन्होंने कहा कि मैंने भी अच्छा रदरफोर्ड ने भी कुछ रेडियो सब्सटेंस की डिस्कवरी की है ना, तो उन्होंने भी यूनिट दिया। उनका यूनिट क्या था, उनके नाम से जो यूनिट बाद में दी गई तो उसमें थोड़ा सा सिंपलीफाई किया गया कि जैसे इसको मैंने ऐसे याद किया था कि 3.7 को राउंड ऑफ कर दो, मतलब क्यूरी मैंने याद कर लिया ना, क्यूरी तो याद ही करना पड़ता है, इसको राउंड ऑफ करो 4 आए, और 4 को आप 10 की पावर 10 जो 10 की पावर 10 है उसमें सब्ट्रैक्ट कर दो तो बचा कितना 10/6। तो यही रदरफोर्ड है 1 × 10 की पावर 6 डीपीएस। एक डीपीएस में कितने रदरफोर्ड 1 × 10/6 डीपीएस।
अब बेकुलर ने कहा भैया सारी दुनिया को हमने बताया कि रेडियोएक्टिव कंपाउंड भी होते हैं, तो यूनिट यूनिक ही चल गई मार्केट में। तो उन्होंने एक ऐसी यूनिट दी जिसके सामने सारी यूनिट फीकी पड़ गई। उन्होंने बोला 1 बेकुलर इज इक्वल टू 1 डीपीएम, सबसे आसान यूनिट है ना। 12th क्लास के प्यारे प्यारे बच्चे अपनी तक यूनिट कहां से याद करेंगे, तो उन्होंने सबसे सिंपल यूनिट दिया गया, मतलब उनके सम्मान में 1 बेकुलर को 1 डीपीएम बोल दिया, ठीक है। लेकिन एसआई यूनिट बेटा ये वाली है ना, आपसे पूछ दिया रेडियोएक्टिव एसआई यूनिट में क्यूरी वाली बात। तो बस ये रेक्टिफिकेशन है, इसको कुछ है नहीं, आपको पता होना चाहिए तीनों यूनिट के बारे में। एक्टिविटी क्या है, अच्छा कई बार आपको क्वेश्चन में ये वर्ड लिखा हुआ मिलेगा, ऐसे बोलेगा कि किसी सब्सटेंस रिएक्शन की एक्टिविटी कुछ वैल्यू दे देते हैं, है ना। तो एक्टिविटी का मतलब क्या है, जैसे मान लो एक सब्सटेंस रेडिएटिव न्यूक्लियाई एक्स है, वो 1 सेकंड में 100 बार डिसइंटीग्रेट हो रहा है, मतलब उसका रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन 100 है ना। लेकिन वाई है और वो 1 सेकंड में 50 बार डिसइंटीग्रेट कर रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि तो किस रेडिएटिव सब्सटेंस की एक्टिविटी ज्यादा है, एक्स है ना, तो कौन ज्यादा एक्टिव है, कौन जल्दी डिसइंटीग्रेट कर रहा है, वो ज्यादा एक्टिव है। तो बोल देंगे एक्टिविटी ऑफ एक्स इज मोर देन वाई। इस एग्जांपल 2 सेकंड में 50 हाँ नहीं, यूनिट टाइम में किस कौन ज्यादा बार डिसइंटीग्रेट कर रहा है, 1 सेकंड में निकालो टाइम से। तो यूनिट टाइम में जो ज्यादा बार डिसइंटीग्रेट कर रहा है, जो रेडिएटिव है, वो ज्यादा उसकी एक्टिविटी ज्यादा है। तो इसका मतलब एक्टिविटी को हम लोग थ्योरेटिकली बोल सकते हैं एक्टिविटी एक्सप्रेस द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन occurs per second, है ना। एक्टिविटी क्या एक्सप्रेस करना है, एक तरह से रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन को एक्सप्रेस कर रहा है 1 सेकंड में। 1 सेकंड में कोई रेडिएटिव सब्सटेंस कितनी बार डिसइंटीग्रेट करता है, उससे उसी टर्म को एक्टिविटी बोला जाता है। और ये एक्टिविटी मेजर कैसे करते हैं, तो इसके लिए एक साइंटिस्ट है गीगर मूलर, दो अलग-अलग साइंटिस्ट, उन्होंने एक apparatus बनाया था जीएम काउंटर, शॉर्टकट में मतलब जी फॉर गीगर है, एम फॉर मूलर, तो उन्हीं के नाम पे रखा गया जीएम काउंटर। तो कोई आपसे अगर पूछ दिया जाए कि ऐसे इस रेडिएटिविटी को मेजर करने की डिवाइस का नाम बताइए, तो वो जीएम काउंटर होगा। अच्छा ये डिवाइस अगर ना बनाते तो रदरफोर्ड जो मॉडल नहीं किया था, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग मॉडल, वो सक्सेसफुली कंक्लूजन तक पहुंच ही ना पाता, पता है बात। रदरफोर्ड ने जो नहीं गोल्ड की फाइल पे अल्फा पार्टिकल की बमबार्डिंग कराई थी, तो उस गीगर मूलर ने जो ये इंस्ट्रूमेंट बनाया था ना, इसी से वो काउंट कर पा रहे थे कि कितने अल्फा पार्टिकल कितने एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये जीएम काउंटर अगर कहीं लिखा हो तो आप समझ जाएगा, ये एक्टिविटी मेजर करने के लिए यूज करते हैं, है ना। और एक्टिविटी बोलो भाई, एक्टिविटी का फॉर्मूला भी लिखो, एक छोटा सा फॉर्मूला लिखो। एक्टिविटी बराबर होता है माइनस dn by dt बराबर लैम्डा इनटू n, ये फॉर्मूला। एक्टिविटी का अगर मान लो कोई निकालने को बोलते तो इस चीज निकालते हैं, एक्टिविटी माइनस dn by dt ही होती है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, फिर लैम्डा इनटू n से निकालने को। अब इसमें आता है कि भाई ठीक है सारी बातें समझ में आ गई, लेकिन ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं रेडियोएक्टिविटी, इसका कोई एप्लीकेशन भी है, ये फर्जी में पढ़ रहा है। तो इसमें 2 एप्लीकेशन है जो हम लोग के सिलेबस में दिए गए, एक यूरेनियम डेटिंग के नाम से दिए गए, एक कार्बन डेटिंग के नाम से दिए गए, ठीक है। 2 एप्लीकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, यूरेनियम डेटिंग एंड कार्बन डेटिंग। ये वो वाली डेटिंग नहीं जो आप लोग सोच रहे हैं। हाँ, इस ये यूनिट डेटिंग में हम लोग एज का पढ़ा रहे हैं, ठीक है। यानी किसकी एज का, तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। नॉन लिविंग मैटर की अगर एज का आपको पता आ रहा है, ठीक है, तो यूरेनियम डेटिंग का यूज किया जाता है। इसके लिए जैसे कोई रॉक है, मिनरल है, ओर है ना, जैसे आप मार्स में, जैसे आजकल मार्स में जा रहे सैंपल लेके आ रहे हैं ना, तो उससे पता लगाते हैं कि कितने ईयर पहले मार्स बना था, थोड़ा आइडिया लगता है ना। तो वो सब कहीं ना कहीं वो यूरेनियम डेटिंग के कैलकुलेशन चलती है, ठीक है ना? तो क्या होता है यूरेनियम, उसको समझते हैं। तो बोला ये जाता है कि
दुनिया की या यूनिवर्स की कोई भी रॉक है, उसका जो प्रिंसिपल एलिमेंट होता है वो यूरेनियम होता है। ठीक है, मतलब क्या है कि अब अर्थ भी जब बनी थी तो जितनी रॉक वॉक थी सब में यूरेनियम प्रचुर मात्रा में था, मतलब बहुत ज्यादा था। लेकिन वो रेडियम एक्टिव होता है तो वो धीरे धीरे उसके न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेट करते गया। लेकिन उसकी हाफ लाइफ बहुत ज्यादा होती है, 10 की पावर को 6 ईयर होती है। मतलब 1 ग्राम यूरेनियम को आधा ग्राम होने में 10 की पावर 6 ईयर लग जाएंगे। मतलब हम लोग तो निकल के ऊपर पहुंच जाएंगे, कहीं कुछ तो निकल जाएगा, 10 की पावर 6 ईयर बहुत बड़ा। हाँ सर, तो तब जाके वो 1 ग्राम से आधा ग्राम हो गए। तो जो रॉक जो भी, जैसे मान लो हड़प्पा की खुदाई हुई, वहां से कोई रॉक मिली तो कैसे पता लगेगा ये सभ्यता कितने वर्ष पहले थी? ऐसे आइडिया लगाया जाता है कितने वर्ष पहले ये सभ्यता रही होगी, तो वही सब में यूज करते हैं। तो रॉक जैसे है ना, और उसमें हम लोग रॉक पहले कलेक्ट करते हैं, ठीक है, और उसमें उसको लैब, उसके सैंपल को लैब में ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? लैब में। और हम लोग, अच्छा, यूरेनियम डीके करते करते जाता किसमें? यूरेनियम डीके करते 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 फाइनली वो लेड के न्यूक्लियर जा रहा है। ये इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। कोई पूछे कि यूरेनियम डीके करते करते यूरेनियम का लास्ट स्टेबल न्यूक्लियाई कौन सा होता है? तो यूरेनियम का लास्ट स्टेबल न्यूक्लियाई होता है लेड, है ना, लेड 82206, ये वाला न्यूक्लियाई है। तो आज की डेट में बेटा, जब आपको गड्ढा खुदा अपने वहां से कुछ सैंपल मिले और उसमें आप पता लगाना चाह रहे हो कि रॉ के नंबर जो भी कितने साल पहले मिला बना था, तो हम लोग उसको लैब में जाकर क्या चेक करते हैं? उसमें गिवन सैंपल में लेड के नंबर ऑफ न्यूक्लियाई और यूरेनियम के नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आज की डेट में जब आपने गड्ढा खुदाया है आपको मिला है, वो रेशियो कितना है, ये हम लोग एक्सपेरिमेंटली नहीं करते, लैब में ले जाते हैं। ठीक है, और ये हम लोग को क्वेश्चन में दे दिया जाएगा, न्यूमेरिकल में ये वैल्यू हम लोग को देखना, अगर यूनिट रेट में क्वेश्चन दिया जाए ये आपको। अब इससे एज कैसे पता लगेगा? तो ये चीज थोड़ा समझने वाली है। देखो, तो यूरेनियम का कोई भी, आप मानिए कोई एक सिंगल न्यूक्लियाई फाइनली लेड हो जा रहा है स्टेबल न्यूक्लियाई, ठीक है, और जब वो रॉक बनी हुई होगी, है ना, उसमें कुछ इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई मान लिया एन नॉट रहे होंगे यूरेनियम के, है ना, उस समय लेड बना ही नहीं होगा, 0। और आज की डेट में जब आपको सैंपल मिला है तो हम लोग लैब में जाके क्या टेस्ट कर रहे हैं? इनका रेशियो। तो मान लेते हैं कि आज की डेट में यूरेनियम के नंबर ऑफ न्यूक्लियाई Nt मिले हैं आपको। कितने मिले? Nu छोटा सा t, इतने मिले। और लेड के न्यूक्लियाई कितने मिले आपको? Npb, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम लगा दें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम या न्यूक्लियाई लगा दें, तो बेटा यूरेनियम का एक न्यूक्लियस अगर कन्वर्ट होगा तो एक ही लेड का न्यूक्लियस बनेगा। 2 3 4 तो बनेंगे, एक न्यूक्लियस से एक ही न्यूक्लियस बनेगा। इसका मतलब इनिशियली कितने थे यूरेनियम के? N नॉट, जो कि हमें पता नहीं है, लेकिन आज की डेट में कितने यूरेनियम के न्यूक्लियाई हैं प्लस और लेड के, अगर इन दोनों का सम कर दे तो बराबर तो N नॉट ही होगा, है ना, क्योंकि एक यूरेनियम न्यूक्लियाई कन्वर्ट होगा तो एक ही लेड बनेगा। नहीं, वो भी डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं ना, वो बीच में, यहाँ पे बीच में रेडियो एक्टिव बन रहे होंगे और वो इस वाई में कन्वर्ट हो रहा है। वाई जब हम लोग नाप रहे हो सकता है उस समय उस स्टेट में मतलब बीच में नहीं, नंबर ऑफ न्यूक्लियस तो एक ही रहेगा। जैसे यूरेनियम से पहले बिस्मथ बना, तो एक यूरेनियम से एक बिस्मथ, तो बिस्मथ से मान लो कुछ और बन गया पोलोनियम से बाद में लेड बना, तो वो एक ही एक टूट रहा है, बिस्मथ पूरा खत्म हो जाएगा। जैसे कोई डिसइंटीग्रेशन होता है तो उसका न्यूक्लियस पूरा खत्म हो जाता है, दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब रेडियोएक्टिव डीके के लिए एटम कंजर्वेशन हम लोग लगा सकते हैं। हाँ सर, जैसे एक रॉक का सैंपल लिया हमने प्रेजेंट टाइम में रेडियो डेटिंग करने के लिए, तो सर उसमें तो बहुत सारे चेंजेस हुए होंगे कई साल में, सर वो टूट हो सकता है, छोटा हो गया होगा। हाँ बिल्कुल छोटा, मतलब जो सैंपल हम लोग को आज के डेट में छोटा सा मिला, हाँ हमें नहीं, बिल्कुल नहीं पता हम लोगों को, लेकिन आज की डेट में वो जो छोटा सा सैंपल मिला है
उसमें NU और NLED का रेशियो हम लोग पता करते हैं और उनका सब उस छोटे से सैंपल में जितने N0 हो गए उसके बाद यूरेनियम जितना भी है सर बट सबका हाफ लाइफ तो सेम ही होगा, मतलब डीके हाफ लाइफ सर अगर सारा यूरेनियम खत्म नहीं हो गया इसका मतलब ये है कि सर कुछ रेट में डिफरेंस है। तो अभी इसको समझ लो, फिर बोलोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि क्या कह रहे हो। ठीक है, तो इनिशियल लेवल में इतना N0 है और किसी भी टाइम पे आपने जब उसको सैंपल को टेस्ट किया तो उसमें इतने निकलते हैं ना, तो ये इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं मैथमेटिकली। ठीक है ना। अच्छा, फिर हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग बोल देंगे कि भैया कि रेडियो एक्टिव तो यूरेनियम है, अगर हम लोग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स लगाना चाहेंगे तो किसके रिस्पेक्ट में लगा देंगे, यूरेनियम के लिए। हम लोग यूरेनियम के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की फॉर्मूला लगा देंगे जो अभी हम लोग ने निकाला है, λ/2.33 log n0 u डिवाइड बाय n ut है ना, ये तो फॉर्मूला लगाएंगे। यूरेनियम रेडियोएक्टिव है तो उसी के लिए फर्स्ट ऑर्डर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखो लैम्डा को तो चलो लिख देंगे 0.693 अपॉन हाफ लाइफ इसकी, वही यूरेनियम का जो 238 वाला आइसोटोप है उसके। अच्छा 2.03 यहाँ से, अच्छा ये जो टाइम है यहीं से एज आएगी लॉग, यहाँ थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेते हैं, n0 u को लिख देते हैं n0 u प्लस n0 लेट एट टाइम t है, तो ये लिख देंगे n0 u एट टाइम t प्लस n0 लेट एट टाइम t डिवाइडेड बाय n u t। बोलो भाई कितना काम कर सकते हैं। अब देखो इसको एक बार इसके डिनोमिनेटर में पटक दो, इसको पटक दो, ये दिस सेम वैल्यू 5 से 1 हो जाएगा, NUT कैंसिल हो जाएगा, तो ये सिंपल से ऐसा फॉर्मूला मिल जाएगा। और देखो इससे एज कैसे निकालेंगे, आप जो सैंपल रॉक का लेके आए हैं या किसी भी ग्रह से लेके आए हैं, ठीक है, तो उसमें के रेशियो आप पता कर लेंगे लैब में, वो रेशियो यहां रख देंगे। ठीक है, लैम्डा को लिख देंगे 0.6 हाफ लाइफ यूरेनियम की, तो यहां से एज आ जाएगी, जो टाइम आएगा वो यूरेनियम की एज होगी। अच्छा एज का मतलब यहाँ पे आप ऐसे समझिए कि जब वो सभ्यता नष्ट हुई होगी या जो भी वो खत्म हुआ होगा, तब से आज की डेट में जब मिला है कितना समय बीत गया है, वो उसकी एज है। यहाँ पे जो एज बोल रहे हैं ना वो उसकी एज है कि जब वो रॉक डिस्ट्रॉय हुई होगी या जो भी हुआ होगा, तब जब से बनी होगी तब से आज की डेट में कितना टाइम बीत गया है। हाँ वो आपको ये वैल्यू से नीचे में लिखी होगी, हाँ वो यूरेनियम की हाफ लाइफ आपको दी जाएगी क्वेश्चन में। लैम्डा पता है, ये नोन है, ये डेटा एक्सपेरिमेंटली नोन है और एज आ जाएगी, है ना। मेरा ये था सर एक ब्लॉक में सैंपल में सर अलग-अलग लैम्डा वाली रीजन में सैंपल हो सकते हैं, हम लोग यूरेनियम को पता यूरेनियम लेड का रेशियो को पता है, बाकी उसको हो सकता है कि और भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट हो, लेकिन हम लोग बस अगर ये नीम की बात समझ नहीं पा रहे। अरे ये वाला क्वेश्चन चलो कि तुम आराम से डिस्कस करना। देखो एक क्वेश्चन पढ़ा है क्या लिखा हुआ है, इसमें कह रहा है सैंपल ऑफ रॉक फ्रॉम मून कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ यूरेनियम लेड। एक मून से आपको रॉक का सैंपल मिल रहा है, उसमें कह रहा है कि यूरेनियम और लेड के एटम का नंबर क्या है, इक्वल है ना, मतलब आपको उसमें बताओ पता चल रहा है क्या दे दिया रेशियो NUT और NLT बराबर है ना, तो ये रेशियो इसका मतलब क्या हो गया 1। ठीक है, और अच्छा हाफ लाइफ दे रखी यूरेनियम की, तो एज पूछ रहा हूं है ना, अब कर लेंगे आसान से लग रहा है। लैम्डा को लिख देंगे 0.693 अपॉन हाफ लाइफ यूरेनियम की और 2.303 अपॉन टी एज और लॉग 1 + 1। अच्छा ये नंबर 1 ही दे दिया उसने,
लेड और मतलब कि यूरेनियम के पार्टिकल का नंबर 1 ही है, तो ये log 2 बन जाएगा, और log 2 into 2.03 ये 6.693 के बराबर होगा, तो ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, है ना, न्यूमरेटर पूरा गायब होता हुआ दिख रहा है हम लोग 0.693 अपॉन TR, क्योंकि बेटा ये वैल्यू 2.03 log 2 ये जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 0.693 ही आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया, तो आपका अरे तो फर्स्ट ऑर्डर में कई बार लोग कर सकते हैं 2.33 और log 2 कितना है 0.6, इसका मतलब ये a जब हाफ के बराबर आ गई, इस क्वेश्चन में तो बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन लग रही है ना, सीधा a आपकी कितने आ गई, वो हाफ टाइम के बराबर ही आ गई, ठीक आंसर दिया होगा हाँ, ठीक है, तो ऐसा दे सकता है। बस इनमें से लास्ट एक केस करना है, वो देख लो, कार्बन डेटिंग, फिर समाप्ति की घोषणा हो जाएगी। अरे 2 मिनट है, कार्बन डेटिंग में देखो जल्दी। तो कार्बन डेटिंग क्या होता है, कार्बन डेटिंग में हम लोग किसी लिविंग मैटर जैसे वुड हो गया, ट्री हो गया, एनिमल है ना, इनकी एज का डिटरमिनेशन करते हैं, ठीक है। अब देखो ये हमारा ट्री है बेचारा, है ना और जब कोई ट्री जिंदाबाद होता है तो वो क्या करता है, वो एटमॉस्फेयर से CO2 एब्जॉर्ब करता है, वो जो भी रेस्पिरेशन करता है उससे हमें क्या मिलती है, O2 मिलती है, वायुमंडल को स्वच्छ करता है O2 देकर, है ना, ऐसे तो करता है। तो जब कोई ट्री जिंदा होता है, मतलब ट्री लिविंग होते हैं सभी लोग जानते हैं, है ना, और तो एटमॉस्फेयर में कार्बन के 2 आइसोटोप होते हैं, एक 12 वाला होता है, एक 14 वाला होता है, 12 वाला 14 वाला, 12 वाला स्टेबल होता है और 14 वाला रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है। इसका मतलब वो एटमॉस्फेयर में जो CO2 एब्जॉर्ब करता है वो 12 वाला भी कर रहा होगा और 14 वाला भी कर रहा होगा, दोनों कर रहे होंगे, है ना। और जब तक वो जो भी उसका ट्री का रेस्पिरेशन सिस्टम होता है, जब तक वो चलता रहता है तब तक ये रेशियो फिक्स रहता है, ठीक है, तब तक ये रेशियो क्या रहता है, फिक्स रहता है, मतलब ये रेशियो फिक्स रहता है। लेकिन फिर कुछ अचानक से कुछ हुआ, सुनामी आई, जो भी हुआ, और वो पेड़ का राम नाम सत्य हो गया, ठीक है, और कई वर्षों के बाद आपको उसका छोटा सा सैंपल मिल गया, आपके अंदर जिज्ञासा आई कि ये कितने साल पुराना है, इसको पता करते हैं, तो हम लोग उसको लैब में, उस वुड के सैंपल को लैब में ले जाएंगे, और आज की डेट में आप क्या करेंगे, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड 12 वाला आइसोटोप और 14 वाले का रेशियो निकाल लेंगे, है ना, इनके नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का रेशियो, नंबर है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बोलना पड़ेगा यहाँ पे, रेशियो कितना है x/y, ये निकाल लेंगे। इससे हम उसके एज के बारे में कमेंट कर सकते हैं, कैसे लोग। फिर क्या करेंगे, हम लोग अपना फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला लगा देंगे, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स लैम्डा और 2.k अपॉन t log 14 नॉट अपॉन 14 t टाइम पे, ये रेशियो यहाँ रख देंगे, लैम्डा को 0.693 यहाँ लिख देंगे, उससे ये ठीक है, तो बिल्कुल आसान सा है, उसमें कुछ नई बात नहीं, ठीक है, बस पता होना चाहिए कैसे करते हैं। और वो अच्छा न्यूमेरिकल में ये रेशियो आपको दे दिया है, या उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, सीधे रखना होता है। हाँ कौन, कार्बन का 14 वाला होता है ना रेडियो, तो ये फॉर्मूला 14 वाले के लिए लगा दे, ठीक है। ये बच्चा पूछा ज्यादा एक्यूरेट कौन सा, देखो दोनों मेथड लमसम आइडिया देते हैं, देखो मिनट और सेकंड का हिसाब कोई नहीं दे सकता क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ईयर्स की होती है, ठीक है, तो दोनों में रफ मेथड आता है और दोनों मेथड अलग अलग जगह यूज होते हैं। ये मेथड नॉन लिविंग कार्बन डेटिंग नॉन लिविंग मैटर की एज पता करने में यूज करते हैं और वो लिविंग में करते हैं ना, लेकिन वो एटमॉस्फेयर में इतना कम होता है कि उसका तो डिटेक्शन लैब में कर ही नहीं पाया हम लोग, इतना कम होता है, उसका फ्रैक्शन एबंडेंस बहुत कम होता है। 14 में तब भी ठीक ठाक होता है, उसको डिटेक्ट कर सकते हैं इसलिए 13 वाला हम लोग को नहीं पता करना, ठीक है। चलो भाई, तो आज की डेट में ये आपका हो गया, बाकी कुछ क्वेश्चन आपको मैं और इसमें दे ही दूंगा, हाँ, तो इसको आप सीट आप लोग लगाइए इसकी, है ना।